स्वागत है मित्रों। बहुत दिनों के बाद, बहुत अंतराल के बाद वापस अपनी जगह पर आकर रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी सब पर कृपा बरसाएं। शुरू करते हैं डकैती पार्ट 3। देवराज चाहन ने घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे। रेडियम के डायल वाली घड़ी की सुइयां अंधेरे में हीरे की भांति चमक रही थी। कल से अब तक इस अंधेरे से भरे कबाड़ रूम में उसे 25 से 30 घंटे हो चुके थे। बाहर क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम था और ना ही वो जानने की इच्छा रखता था। वो जानता था कि वक्त से पहले बाहर झांकना उसके लिए खतरनाक हो सकता था, उसकी योजना को फेल कर सकता था। जबकि इन अरबों के हीरे जवाहरात की उसे सख्त जरूरत थी और उसकी भरपूर चेष्टा होनी थी कि डकैती सफल रहे। कबाड़ रूम में वो अंधेरे में ही रहा। एक मुनासिब जगह तलाश करके वहां बैठने और लेटने का उसने ठिकाना बना लिया था। वहां रोशनी थी या नहीं यह भी जानने का प्रयत्न नहीं किया था। अगर रोशनी थी तो उसे रोशन करना भी खतरनाक हो सकता था। जाने कहां से किसकी निगाह जलती रोशनी पर पड़ जाए। इसी कारण उसने खामोशी से अंधेरे में बैठना ही उचित समझा। अगर उसे किसी चीज की दिक्कत परेशानी हुई तो सिर्फ एक चीज की, वो था खाना। आनन फानन बनाई गई योजना में वो खाने का कोई सामान नहीं लाया था। बीती रात उसे भूख लगी, तगड़ी भूख लगी। परंतु फिर धीरे धीरे भूख मरती चली गई। पेट खाली रहने का आदी होता चला गया। उसके बाद तो पूरे दिन भी उसने कुछ नहीं खाया था और ना ही उसे भूख का एहसास हुआ था। सिर पर बांध रखी राजस्थानी पगड़ी में देवराज चौहान ने भरी रिवॉल्वर लपेट रखी थी, जो कि उसने निकाल ली थी। कपड़ों में नायलॉन के दो बड़े मजबूत बोरे सामान थैले छिपा रखे थे कि उनमें जितना भी सामान डाला जाए वो फटेंगे नहीं। उन्हीं बोरे सामान थैलों में उसने जी हीरे जवाहरात भरने थे। जब बाहर निकलने का वक्त आया तो देवराज चौहान पुनः बाहर बाहर के हालातों पर गौर करने लगा। सबसे पहले तो वो भगवान से ये दुआ कर रहा था कि हीरे जवाहरात सिंघानिया ने तहखाने में सजा दिए हों। अगर ऐसा न हुआ तो उसे 1-2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात बाहर मौजूद राणा और जगमोहन को भी मालूम होनी चाहिए थी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती थी। और अन्य दो बातें देवराज चौहान के मस्तिष्क में खटक रही थी। शीशे का वो आदमकद बॉक्स और वीडियो कैमरे। अगर हीरे जवाहरात तहखाने में अपनी जगह सजा दिए गए होंगे तो उस शीशे के बॉक्स को भी पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि शीशे का आदमकद बॉक्स बुलेट प्रूफ है और बतौर सिक्योरिटी उसके भीतर 24 घंटे हथियारबंद व्यक्ति मौजूद होंगे। और बॉक्स की दीवारों में जो छोटे छोटे छेद बने हैं वो भीतर मौजूद व्यक्तियों के हाथों में थाम रखी गनों का मुंह बाहर निकालने के लिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो किसी पर भी फायर कर सके। परंतु बुलेट प्रूफ बॉक्स होने के कारण बाहर से कोई उन पर फायर करे तो उनका कुछ ना बिगड़े। इसी कारण देवराज चौहान को शीशे के उस बुलेट प्रूफ आदमकद बॉक्स से सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा था कि अगर उसके भीतर कोई हुआ तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जबकि भीतर वाला अपने हथियार से आसानी से उसे शूट कर सकता था, उसकी डकैती फेल कर सकता था। और वीडियो कैमरे जो नीलामी वाली हर जगह पर फिट थे। अगर हीरे जवाहरात तहखाने में लगा दिए गए हैं तो जाहिर है वीडियो कैमरे भी चालू कर दिए होंगे। मतलब कि वीडियो कैमरों के कंट्रोल में से तहखाने में नीलामी वाली जगह पर जहां अरबों के हीरे जवाहरात मौजूद हैं बराबर चौकस अंदाज में वॉच किया जा रहा होगा। हर पल हीरे जवाहरात पर वॉचमैनों की निगाहें टिकी होंगी। मतलब कि अगर उसे यहां से निकलकर तहखाने में पहुंचकर हीरे जवाहरातों को समेटने की चेष्टा की तो फौरन सिक्योरिटी को मालूम हो जाएगा कि भीतर डकैती हो रही है। परंतु इस बात की देवराज चौहान को परवाह नहीं थी, क्योंकि बाहर मौजूद राणा और जगमोहन को मालूम हो गया होगा कि आज भीतर जवाहरात रख दिए गए हैं। वो गोला बारूद बरसाकर खुद ही सिक्योरिटी का ध्यान उसकी तरफ से हटा देंगे। यानी कि वीडियो कैमरों का भारी खतरा नहीं होगा, मामूली खतरा होगा, क्योंकि बाहर फैली सिक्योरिटी से निपटना और उसे सही सलामत बाहर निकालना जगमोहन और राणा का काम था। इसलिए बाहरी खतरे के प्रति वो काफी हद तक निश्चिंत था। खतरा था तो उस बुलेट प्रूफ शीशे के बॉक्स की तरफ से, वो भी तब अगर उसका ख्याल ठीक था
कि उसके भीतर 2400 घंटे सुरक्षा के नाते सिक्योरिटी का आदमी हथियार के साथ मौजूद होगा, जो कि तहखाने में मौजूद किसी भी व्यक्ति को शूट कर सकता था। लेकिन अब ये सब कुछ देवराज चौहान के बढ़ते कदमों को रोक नहीं सकता था। अब वो वापस नहीं पलट सकता था और ना ही देवराज चौहान का इरादा वापस पलटने का था। उसे डकैती करनी थी, सफल डकैती करनी थी, अरबों के हीरे जवाहरात उड़ाकर ले जाने थे। तभी देवराज चौहान का मस्तिष्क विजय राठौर की तरफ भटक गया। उसे गायब पाकर विजय राठौर परेशान तो अवश्य हुआ होगा, परंतु बाद में खुद को संभाल लिया होगा और निकल गया होगा खामोशी से। किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं किया होगा। देवराज चौहान को कैसे मालूम होता कि राजन सकोलिया को उसने बहुत कम आंका था, एक आम मामूली सिक्योरिटी गनमैन समझा था, जबकि वो बला का पहना दिमाग रखता था और उसके सारे कमांडोज भी बेहद काबिल थे। सकोलिया राठौर को शूट कर चुका है। अगर देवराज चौहान को यह मालूम होता तो उसे वास्तव में बहुत दुख होता। देवराज चौहान ने अब बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। देवराज चौहान ने सिर पर पगड़ी बांधी, राजस्थानी स्टाइल में अपने कपड़े ठीक किए, प्लास्टिक के थैलों को पहले की तरह कपड़ों में छिपाया। उसने फिर रेडियम के डायल वाली घड़ी पर निगाह मारी। ज्यादा समय बाकी नहीं बचा था। अगर हीरे जवाहरात तहखाने में पहुंच चुके हैं तो बाहर मौजूद राणा और जगमोहन ने मालूम कर लिया होगा और कुछ ही देर में वो एक्शन में आने वाले होंगे। उससे पहले ही देवराज चौहान को सब कुछ संभालना था। दृढ़ और खतरनाक इरादे के साथ देवराज चौहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। तहखाने में झांकने के लिए देवराज चौहान ने धीरे से दरवाजा खोला। प्लास्टिक के मजबूत बोरे की तरह के लिफाफे उसने अपने कपड़ों में छिपा रखे थे और रिवॉल्वर हाथ में थी। जरा सा दरवाजा खोलकर झिरी में आंख लगाकर उसने तहखाने में देखा तो आंखें चौंधिया गई। सारा तहखाना हीरे जवाहरात की रोशनी से जगमगा रहा था, परंतु अगले ही पल उसके होंठ भिज गए। चेहरे पर सख्ती उभरी। आंखें सिकुड़कर शीशे के आदमकद बॉक्स पर जा ठहरी, जिसमें दो गनमैन दिखाई दे रहे थे। यानी कि शुरू से ही उसका ख्याल ठीक था। ये बॉक्स बुलेट प्रूफ था और उसके भीतर गनमैनों के होते जवाहरातों तक पहुंच पाना भी खेल नहीं था। देवराज चांद कई पलों तक सब कुछ देखता रहा। वक्त कम था। बाहर मौजूद जगमोहन और राणा कभी भी एक्शन में आ सकते थे, जबकि उसने अभी हीरे जवाहरात समेटने भी शुरू नहीं किए थे और ढेरों खतरे उसके सामने थे। यह सोचने का वक्त नहीं था। देवराज चांद ने फौरन फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। उसका ध्यान वीडियो कैमरे की तरफ गया। वीडियो कैमरों से उसे देखे जाने की पूरी संभावना थी कि तहखाने में से वो हीरे जवाहरात उड़ाने की चेष्टा में है। इस बात की उसे परवाह नहीं थी। उसे सबसे बड़ा खतरा तो यह लग रहा था कि उसकी चलती फिरती की वीडियो फिल्म बन जाएगी, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में मात्र उसकी तस्वीर ही थी, वो भी पुरानी। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि उसकी वीडियो फिल्म पुलिस के हाथ लगे। पूरी जिंदगी के लिए वीडियो फिल्म पुलिस के पास इतना पुख्ता सबूत हो जाता जो उसके लिए ठीक न रहता। यानी कि वीडियो फिल्म में उसका चेहरा नहीं आना चाहिए था। देवराज चौहान होंठ भींचकर दरवाजे से हटा और सिर पर बांध रखी पगड़ी को उतारा। उसे थोड़ा और चेहरे पर इस तरह बांध लिया कि किसी भी चेष्टा के पश्चात भी वह उतर न सके। सिर्फ आंखें ही खूनी भेड़िए की भांति चमक रही थी। उसके बाद उसने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर को देखा, फिर उससे कपड़ों में छिपाया और आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा खोला और 2 कदम बाहर निकलकर खड़ा हो गया। शीशे के बुलेट प्रूफ बॉक्स में मौजूद दोनों गनमैन उसे देखकर चौंके। ये? एक के होंठों से हैरानी से भरा स्वर निकला। वही है जो तलाश करने पर भी नहीं मिल रहा था, दूसरे ने खतरनाक स्वर में कहा। इसके साथ ही दोनों के हाथ में थमी गनों की नालें शीशे के छेद से निकलकर देवराज चौहान की तरफ तन गई। देवराज चौहान ने फौरन दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा लिए। फायर मत करना, देवराज चौहान आगे बढ़ता हुआ ऊंचे स्वर में बोला। कौन हो तुम? एक गनमैन ने बॉक्स में से ही खतरनाक स्वर में पूछा। मैं ये हीरे जवाहरात लूटने आया था, लेकिन अब मुझे महसूस हो चुका है कि मैं गलती पर था। यहाँ पर सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम है कि मैं इन्हें लूट नहीं सकता, देवराज चौहान ने जैसे हारे हुए स्वर में कहा। क्षण भर के लिए वहां खामोशी छा गई। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, बशर्ते कि मेरी जान बख्शी का वायदा किया जाए। जान बख्शी का वायदा हम नहीं कर सकते।
हम सिर्फ इस वक्त तुम्हें जिंदा रहने दे सकते हैं कि तुम खुद को हमारे हवाले करो। तुम्हारा फैसला हमारे बड़े करेंगे, एक गनमैन ने कठोर स्वर में कहा। और उस वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाएगा कि तुमने शराफत के साथ खुद को हमारे हवाले किया। देवराज चौहान बातों के दौरान बुलेट प्रूफ बॉक्स के करीब जा पहुंचा था। मात्र 15 कदम की दूरी पर रह गया था। उसके शांत चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। गनमैनों की गनों की नालें शीशे के छेद से निकलकर देवराज चौहान की तरफ तनी हुई थी, और देवराज चौहान खुद को धीरे धीरे ऐसे एक्शन पर करता जा रहा था कि जब गनमैन उसे निशाना बनाना चाहें तो गनों की नालें ठीक प्रकार से उस तरफ ना घूम सकें और उन्हीं छेदों में अटक कर रह जाएं। देवराज चौहान अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा था। अब जिन छेदों में से उनकी गनों की नालें झांक रही थी, वहां से उसे निशाना बनाने के लिए गन को जरा सा घुमाना पड़ता, परंतु शीशे के छोटे से छेद के कारण नाल मनपसंद स्थिति के अनुसार नहीं घूम सकती थी, और फिर उन्हें गन की नालों को दूसरी तरफ के छेद में से निकालकर फायर करना पड़ता, और उसमें वक्त लगता। इतना ही वक्त देवराज चौहान की उस सोच के लिए काफी था जो उसने सोच रखा था। रुक जाओ। गनमैन का खतरनाक स्वर सुनकर देवराज चौहान ठिठका। अपना हथियार बाहर निकालो। मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, दूसरा गनमैन गुर्राया। तुम यहाँ हीरे जवाहरात लूटने आए हो तो बिना हथियार के नहीं आ सकते। तुम्हारे पास रिवॉल्वर वगैरह तो हर हाल में होनी चाहिए। उसे निकालकर दूर फेंक दो। ये ठीक है कि मैं रिवॉल्वर लेकर ही भीतर आया था, परंतु वो जाने कहाँ गिर गया, मुझे नहीं मालूम। इस समय तो मैं बिना किसी हथियार के हूँ। चाहो तो मेरी तलाशी लेकर तसल्ली कर सकते हो, देवराज चौहान बोला। बकवास करता है ये, गनमैन गुर्राया। अगर इसकी रिवॉल्वर कहीं गिरी होती तो वो हमें मिल चुकी होती। इसके पास रिवॉल्वर है, हथियार है। अगर हथियार बाहर नहीं निकालता तो शूट कर दो इसे। ठीक इसी समय देवराज चौहान ने जंप ली और बिजली किसी गति से लुढ़कता हुआ शीशे के बॉक्स से जा टकराया। सब कुछ जैसे क्षण भर में हो गया। हद से ज्यादा सतर्क गनमैन भी कुछ न समझ सके। अब देवराज चौहान उन गनमैनों से और उनकी गनों से सुरक्षित था। इसके साथ ही उसके हाथ में भी रिवॉल्वर आ गई थी। चेहरे पर किसी खूंखार जानवर की भांति भाव उजागर हो गए। बॉक्स में मौजूद गनमैनों ने उसकी तरफ गनें घुमानी चाही, परंतु शीशे की दीवार में छेद छोटा होने के कारण गनों की नालों का रुख नीचे की तरफ ठीक तरह से न हो सका। फिर भी उन्होंने गोलियां चलाई जो कि देवराज चौहान से 2 फीट दूर कालीन के फर्श को उधेड़ती चली गई। देवराज चौहान शीशे के बॉक्स के साथ नीचे की तरफ चिपका हुआ और 3 फीट ऊपर गनों की दो नालें छेद से झांकती नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने दांत भींचकर हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर सीधी की और एक साथ 2 बार ट्रिगर दबाया। देवराज चौहान की रिवॉल्वर से निकली दोनों गोलियां छेदों से बाहर झांकती हुई गनों की नालों से टकराई। लोहे की मजबूत नालें एक ही झटके में ढेर हो गई। गनमैनों ने नालें फौरन भीतर की। वे हड़बड़ाए हुए थे कि ये सब क्या हो गया। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था। उसी पल देवराज चौहान रबड़ के खिलौने की भांति उछलकर खड़ा हुआ और भिंचे दांतों से रिवॉल्वर की नाल छेद में डालकर ट्रिगर दबाया, फिर दूसरी बार ट्रिगर दबाया। दोनों गनमैन, जो कि कुछ बौखलाए हुए थे, कुछ समझ भी ना पाए कि देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल से 2 गोलियां निकली, जो कि एक की छाती में लगी और दूसरे के माथे पर। चमकता शीशे का बॉक्स खून के छींटों से भर गया। एक तो नीचे गिरने गिरने से पहले ही मर चुका था, और जिसकी छाती पर गोली लगी थी वो नीचे गिरकर तड़प रहा था। देवराज चांद ने भिंचे दांतों से रिवॉल्वर उंगलियों में घुमाई और जेब में डाल ली। वो जानता था कि अब रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। शीशे के बुलेट प्रूफ बॉक्स में जो गनमैन तड़प रहा था वो 1-2 मिनट में मर जाएगा। फिलहाल तो वक्ती तौर पर खतरा समाप्त हो चुका था। सबसे बड़े खतरे को आसानी से उसने संभाल लिया था। देवराज चौहान ने चेहरे पर बांध रखे कपड़े पर हाथ फेरा। फिर उसकी निगाह तहखाने से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ गई, जो कि बंद था। बाहर निकलने में एक भारी अड़चन वो बंद दरवाजा भी था। जल्दीबाजी में बनाई गई इस योजना में उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। बहरहाल वो दरवाजा बंद था, बाद का मसला था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और यू आकार की 200 फुट लंबी टेबल के नीचे खास जगह पर लगा अलार्म स्विच उसने ऑफ किया और कपड़े में छिपा रखी प्लास्टिक की मजबूत बोरी निकाली और टेबल पर सजा रखे शीशे के छोटे छोटे बॉक्सों में मौजूद हीरे जवाहरात को निकालकर फुर्ती के साथ प्लास्टिक की बोरी में डालने लगा, जो कि अरबों की कीमत के थे।
देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से टेबल पर चारों तरफ नजर डाली और हिसाब लगाया कि अगर इसी तेजी के साथ काम करता रहा तो अगले 20 मिनटों में सब हीरे जवाहरात बोरी में डालकर फारिग हो जाएगा। रह रहकर उसका मस्तिष्क जगमोहन और राणा की तरफ भी जा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो हीरे जवाहरात को बाहर ले जाना तो दूर, उसके लिए अपनी जान बचानी भी कठिन हो जाएगी। और साथ ही उसे पूरा यकीन था कि वीडियो कैमरे के माध्यम से उसकी हरकत को वॉच किया जा रहा होगा और बाहर किलेबंदी और भी मजबूत की जा रही होगी। इस बात की तरफ भी उसका पूरा ध्यान था कि उसके पास मौजूद रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां ही बची हैं और अगले 20 मिनटों में देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ काम करते हुए वहां मौजूद अरबों के हीरे जवाहरात प्लास्टिक की मजबूत बोरी में ठूंस कर अच्छी तरह उसका मुंह बंद कर दिया। एक ही बोरी में आ गए थे वो सब। दूसरी बोरी काम नहीं आई तो उसे एक तरफ उछाल दिया। इन सब कामों से फारिग होकर उसने दांत भींचकर बंद दरवाजे को देखा, फिर हीरे जवाहरात से भरी प्लास्टिक की बोरी उठाकर तहखाने के निकासी द्वार के समीप जा पहुंचा। उसे चेक किया, वो अच्छी तरह से बंद था। देवराज चौहान को लगा वो अरबों के हीरे जवाहरात के साथ किसी चूहेदानी में जा फंसा है। वो इस दरवाजे को खोलकर बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था और उसके पास बारूद भी नहीं था जिसके दम पर वो राह में आने वाले इस दरवाजे को उड़ा देता। बाहर मौजूद जगमोहन और राणा अगर हरकत में आते हैं तो उनका काम बाहर मौजूद सारी सिक्योरिटी को ढीला करना है, उनका ध्यान बटाना है ताकि वो गोलियां और बारूद के धमाके के दौर का फायदा उठाकर हीरे जवाहरात सहित वहां से निकल सके। परंतु अब इस बात को वो कैसे जान पाते कि तहखाने का द्वार बाहर से बंद है, जिसे कि खोल कर निकलना संभव। देवराज चौहान बाहर नहीं निकल सकता था। देवराज चौहान किसी खूंखार जानवर की भांति वहां निकलने के रास्ते को तलाश करने लगा, परंतु रास्ता तो था नहीं जिसे वो तलाश कर पाता। चूहेदान था वो। अगला दृश्य। राजन सिकोलिया ने अब टीवी स्क्रीन पर सारा काम देखा, अपने कमांडोज को मरते देखा। सिकोलिया होंठ भींच कर खड़ा हो गया, आंखों में छाए भाव उजागर हो गए थे। दिनेश, राजन सिकोलिया ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, देखा, हमें मालूम हो गया है कि हमारी सिक्योरिटी का कौन सा हिस्सा कमजोर है। वो बुलेट प्रूफ बॉक्स जिसे हम अपनी सिक्योरिटी में सबसे मजबूत और बढ़िया मान रहे थे, वही सबसे कमजोर निकला। बॉक्स के शीशे में गलत छेद किए गए हैं। इन छेदों की वजह से हमारे गनमैन भीतर रहकर अपने पसंदीदा ढंग से गन की नाल घुमाकर फायर नहीं कर सकते। दिनेश चंद का चेहरा गंभीर था। अन्य 2 गनमैन खामोशी से किंतु बेहद सतर्क अंदाज में खड़े थे। उसने सारे हीरे जवाहरात बोरी में समेट लिए हैं, दिनेश चंद बोला। हाँ, सकोलिया ने टीवी स्क्रीन पर निगाह मारी। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो भी है तेज और खतरनाक इंसान है, समझदार भी है। चेहरा ढका होने के कारण हम इसका चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब अब क्या करना है? करने को बचा ही क्या है, जो करना है, राजन सिकोलिया ने दांत भींचकर कहा। वो अकेला है, हीरे जवाहरात इकट्ठे कर चुका है, परंतु बाहर नहीं निकल सकता। जब भी निकलेगा हम दरवाजा खोलेंगे तो टकराव होगा। तो बेहतर यही होगा कि इस टकराव को समाप्त कर दिया जाए, खेल को किनारे लगा दिया जाए। कैसे? मैं तहखाने में जा रहा हूं। तहखाने में? दिनेश चंद चौंका। मैं भी साथ चलता हूं। मैं अगर मुझे किसी को साथ ले जाना होता तो मैं ढेर सारे गनमैन साथ ले जाता। सिकोलिया के चेहरे पर क्रूरता से भरे भाव थे। मैंने देखा है, वो खतरनाक और तेज है। ऐसे लोगों से निपटने में मुझे बहुत मजा आता है। उससे सिर्फ मैं ही निपटूंगा। तुम स्क्रीन पर मजेदार तमाशा देखना। दिनेश चंद के चेहरे के भावों से स्पष्ट लग रहा था कि वह सकोलिया की बात से सहमत नहीं है। उसके पास रिवॉल्वर में 2 गोलियां शेष हैं और जो 2 गनें शीशे के केबिन में हैं वो उन्हें उठा नहीं सकता क्योंकि बॉक्स भीतर से बंद है। उसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। दिनेश चंद गंभीर निगाहों से सकोलिया को देखे जा रहा था।
मैं तहखाने में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। वो काफी फुर्तीला। राजन सिकोलिया ने क्रूरता भरी निगाहों से दिनेश चंद को देखा और फिर बाहर निकल गया। देवराज चौहान। अगला दृश्य। देवराज चौहान पलटा। आंखों में एकाएक खतरनाक चमक उभर आई। दरवाजा खोलने की मध्यम सी आहट उसके कानों में पड़ गई थी। हाथों में रिवॉल्वर आ फंसी। फिर देवराज चौहान के देखते ही देखते दरवाजे का एक पल्ला खुला और सकोलिया ने भीतर प्रवेश करके उस पल्ले को बंद कर दिया। सकोलिया के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। वो किसी भी तरफ से देवराज चौहान से कम फुर्तीला नजर नहीं आ रहा था। वहीं पर खड़ा वो देवराज चौहान को घूरता रहा। फिर चंद कदम आगे बढ़ा। देवराज चौहान काफी दूर था, जबकि हीरे जवाहरात से भरी प्लास्टिक की बोरी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। प्लास्टिक की बोरी दरवाजे के पास पड़ी थी। चेहरे से कपड़ा नहीं उतारोगे? सकोलिया ने शब्दों को चबाकर क्रूरता भरे स्वर में कहा। जरूरत नहीं समझता। देवराज चौहान गुर्राया। तुमने मेरे 2 आदमियों को शूट किया है? सकोलिया ने पूर्वत लहजे में कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मैं राजन सकोलिया हूं, जवाहर सिंघानिया का चीफ कमांडो। सकोलिया की आवाज में खतरनाक भाव थे। मेरा भी यही ख्याल था। देवराज चौहान ने भिजे दांतों से कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। 4 तुम इस्तेमाल कर चुके हो। बची इन 2 गोलियों से तुम कोई भी किला फतेह नहीं कर सकते। ना तो ये हीरे जवाहरात ले जा सकते हो और ना ही तुम हम लोगों से टकरा कर बचकर निकल सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि खुद को हमारे हवाले कर दो। शायद इसी में तुम्हारा भला हो। इस स्थिति में कम से कम इस तहखाने से तो जिंदा बाहर निकलोगे। नहीं तो जाहिर है कि तुम्हारी लाश ही उठाकर बाहर ले जाई जाएगी। समझदार हो तो समझ सकते हो। मैं अपने साथ 10 को और ला सकता था, परंतु अकेले आने का मतलब है कि मैं तुमसे शांति वार्ता का ख्वाहिशमंद हूं। देवराज चौहान के चेहरे पर जहर के भाव उभरे। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। आ गई है। देवराज चौहान मौत से भरे स्वर में कह उठा। तो फिर खुद को हमारे हवाले कर दो। मुझे कल से ही पता था कि तुम बाथरूम के पीछे कवाड़ रूम में मौजूद हो, लेकिन हमने तुम्हें बाहर निकालने की चेष्टा नहीं की, ना ही खुद भीतर आने की, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम जल्दी ही बिना बुलाए बाहर आओगे। और आ गए। अब खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं यहाँ कैद होने नहीं आया। इन हीरे जवाहरातों को ले जाने के लिए आया हूं सकोलिया। बेकार है। नहीं ले जा सकते तुम। तभी उनके कानों में फायरिंग और बारूद के धमाकों की आवाजें पड़ने लगी, जो कि हर पल तेज होने लगी। सकोलिया के दांत भिज गए। देवराज चौहान की आंखों में चमक आ गई। तुमने अकेले भीतर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है सकोलिया। अपनी जान भी खतरे में डाल ली और मेरे बाहर जाने का रास्ता भी खोल दिया। देवराज चौहान ने भिजे दांतों से कहा। बाहर? सकोलिया गुर्राया। तुम्हारे ही आदमी होंगे? यकीनन। देवराज चौहान सुलगते स्वर में कह उठा। वो मुझे यहां से ले जाने आए हैं। बेवकूफ। सकोलिया मौत से भरे स्वर में कह उठा। यहां से कोई भी इस तरह जिंदा बाहर नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा। कह नहीं सकता कि देखने के लिए तुम जिंदा रहोगे या नहीं। बारूद के धमाकों और गोलियों की आवाजों में प्रतिपल तेजी आती जा रही थी। सकोलिया का चेहरा बेहद कठोर हो गया। तुम्हारे आदमी महल को नुकसान अवश्य पहुंचा सकते हैं, परंतु तुम जिंदा नहीं बच सकते। और सकोलिया दरिंदगी से कह रहा था। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि जहां अरबों के हीरे जवाहरात होंगे, वहां उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी होगा। और सुरक्षा के ऐसे इंतजामों को तोड़ना ही मेरा काम है। देवराज चौहान ने विशैले स्वर में कहा। सकोलिया ने सर्द अंदाज में हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर सीधी की। देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख भी सकोलिया की तरफ हो गया। चेहरा ढका हुआ था, परंतु नजर आ रही आंखें लाल सुर्ख होकर अंगारे की तरह चमक रही थी। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा, सकोलिया ने सर्द लहजे में कहा। देवराज चौहान टस से मस न हुआ।
सकोलिया ने गोली चला दी। तहखाना फायर की आवाज से गूंज उठा। देवराज चौहान को संभलने का मौका न मिला। फिर भी उसने संभलने की चेष्टा की। सीधे की अपेक्षा वो जरा सा तिरछा हो गया। गोली उसकी छाती को सुलगाती हुई गुजर गई। उसी पल देवराज चौहान ने टिगर दबा दिया। सकोलिया खुद को बेहद फुर्ती के साथ झुकाते हुए बचा गया, परंतु गोली उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर से जा टकराई। उसके हाथ को तीव्र झटका लगा और रिवॉल्वर दूर गिरती चली गई। सकोलिया संभला। उसने खाली हाथ को देखा, फिर उसके दांत भिजते चले गए। वो पागल सा नजर आने लगा। देवराज चौहान की आंखें अंगारे बरसा रही थी। इसी पल देवराज चौहान ने पुनः ट्रिगर दबाया। फायर की तेज आवाज गूंजी। सकोलिया ने चीते की भांति छलांग लगाकर अपनी जगह छोड़ दी, परंतु गोली की रफ्तार का मुकाबला। बचते बचते भी गोली सकोलिया की बांह को छीलती चली गई। सकोलिया को तीव्र झटका लगा। चेहरे पर पीड़ा उभरी, फिर लुप्त हो गई, किंतु उसने तुरंत अपने पर काबू पा लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घायल बाह की घायल बांह की उसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि चेहरे पर अब मौत से भरी वहशी मुस्कान थिरक रही थी। तीसरी गोली कहां से चलाओगे? सकोलिया के स्वर में मौत के भाव थे। उसके कदम देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत खतरनाक मूड में दिखाई दे रहा था, क्योंकि रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं और सबका इस्तेमाल तुम कर चुके हो। अब मैं तुम्हारे चेहरे का कपड़ा उतारूंगा और अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। तड़पा तड़पा कर बुरी मौत मारूंगा। देवराज चौहान ने हाथ में थाम रखे खाली रिवॉल्वर एक तरफ उछाल दी। वो उसी तरह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा करीब आते अपने शिकार को देखता रहा, और राजन सिकोलिया नरभक्षी जानवर की तरह अपने शिकार की तरफ बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ता सिकोलिया जरा भी न रुका। उनके बीच का फासला मात्र 6 फीट का रह गया। फासला और कम हुआ। दोनों की खूंखार आंखें एक दूसरे की आंखों में थी। तभी सकोलिया की टांग किसी तलवार की भांति चली। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। उसने टांग को पकड़ना चाहा, पकड़ा भी, परंतु टांग चलाने की फोर्स इतनी तेज थी कि उसे रोक ना सका और उसकी कमर से जा टकराई। देवराज चौहान के होंठों से कराह निकल गई। टांग छूट गई और खुद उछलकर 2 कदम दूर जा गिरा, और भेड़िए की सी गुर्राहट के साथ उछलकर खड़ा हो गया। एक बार में ही उसने महसूस कर लिया था कि राजन सकोलिया कोई खेल नहीं है। उसमें बहुत कुछ है उसमें। और इस विचार के साथ ही देवराज चौहान अपने असली रूप में आता चला गया। वैसी दरिंदा लगने लगा था वो। उसकी सुर्ख आंखें अब जैसे उसकी न होकर किसी पागल जानवर की लग रही थी। राजन सकोलिया देवराज चौहान की तरफ पुनः बढ़ा। देवराज चौहान चट्टान की तरह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसकी पागल जानवर सी आंखें सकोलिया की खूनी आंखों को देखती जा रही थी। अगला वार पुनः सकोलिया ने किया। वो उछला। देवराज चांद की छाती तक उसने उछाल भर ली। फिर दोनों हाथों को बांधकर उसने देवराज चांद के सिर पर वार किया। यह एक ऐसा वार था कि अगर कामयाब हो जाता तो देवराज चांद की खोपड़ी पिचक जानी थी। पल भर में ही उसने खत्म हो जाना था। लेकिन इससे पहले कि सकोलिया को ऊपर उठा शरीर बंधे हाथों के मौत रूपी वार के साथ नीचे आता, देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। उसने दोनों हाथों से सकोलिया की कमर थामी और फिरकनी की भांति पूरी शक्ति से घुमाकर उसका शरीर उछाल दिया। सकोलिया का शरीर जैसे हवा में उड़ा और तीसरे ही पल बुलेट प्रूफ शीशे के बुलेट प्रूफ शीशे के आदमकद बॉक्स के साथ वेग से टकराया। सकोलिया की कराह वहां गुजरी। बुलेट प्रूफ बॉक्स अपनी जगह पर खड़ा रहा। सकोलिया टकराने के पश्चात बॉक्स से रगड़ खाता हुआ नीचे जा गिरा। देवराज चौहान की मौत से भरी पागल जानवर की सी निगाह उस पर टिकी रही। सकोलिया का शरीर बेहद धीमा धीमा हिल रहा था। कदाचित किसी नाजुक जगह पर चोट लगी थी। लगता नहीं था कि सकोलिया जल्दी खड़ा हो सकेगा। और इस समय देवराज चौहान के लिए एक एक क्षण एक एक लाख का था। सकोलिया पर से निगाह हटाकर देवराज चौहान बाहर जाने वाले इकलौते दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजे के करीब ही रखी अरबों के जेवरात से भरी प्लास्टिक की मजबूत बोरी को एक ही हाथ से उठाया। वो भारी थी, परंतु सब कुछ बर्दाश्त करना था उसे। अरबों के हीरे जवाहरात यहां से हर हाल में निकालने थे। बोरी सहित तीर की भांति वो आगे बढ़ा और दूसरे हाथ से दरवाजा खोला, और कदम बढ़ाने से पहले ही ठिठक गया। सामने ही दिनेश चंद रिवॉल्वर के साथ मौजूद था। दोनों की आंखें टकराई। दिनेश चंद ने रिवॉल्वर की नाल सीधी की, परंतु देवराज चांद हालात का रुख पहचान कर पहले ही हरकत में आ चुका था।
देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी हीरे जवाहरात से भरी बोरी दिनेश चंद की तरफ उछाल दी। जल्दीबाजी में बोरी उछाले जाने में पूरी तरह सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह हद से ज्यादा भारी थी और एक इंसान द्वारा उसे उठाया जाना भी कठिन था। परंतु फिर भी वो बोरी पहले सीढ़ी से टकराने के पश्चात दिनेश चंद की टांगों से टकराई। भारी बोरी का झटका झटका देवराज भारी बोरी का झटका दिनेश चंद की टांगे बर्दाश्त न कर पाई। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। फायर करता दिनेश चंद हड़बड़ा गया। उसका शरीर पीछे को हुआ और सिर का पिछला भाग दीवार से जा टकराया। अगले ही पल दीवार पर खून के छींटे चमक उठे। दिनेश चंद का सिर फट गया था। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर 4 सीढ़ियां तय करके 5वीं सीढ़ी पर जा रुकी। दिनेश चंद की टांगे मुड़ती चली गई। वो करवट लिए 2-3 सीढ़ियां नीचे लुढ़क गया। वो बेहोश हो चुका था। उसके सिर के पीछे वाले हिस्से से अभी भी खून बह रहा था। देवराज चौहान के तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाहर से गोलियों की आवाजें, बारूद के धमाके और चीखों की आवाजें बराबर सुनाई दे रही थी। देवराज चौहान ने हीरे जवाहरात से भरी बोरी का बंद मुंह थामा और सीढ़ियों पर उसे घसीटता हुआ नीचे ले जाने लगा। राह में पड़े दिनेश चंद के शरीर को उसने पार किया। फिर सीढ़ी पर लुढ़की दिनेश चंद की रिवॉल्वर उठाकर हाथ में ली। उसके चेहरे पर मौत के नंगे भाव नाच रहे थे। इस समय वो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला करने में भी सक्षम था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद देवराज चौहान बोरे को घसीटता हुआ ऊपर पहुंचा। सीढ़ियों के ऊपरी दरवाजे पर कोई भी गनमैन नहीं था। शायद वो बाहरी गोलाबारी में व्यस्त थे। तभी उसकी निगाह सामने हॉल में मौजूद तीन तीन गनमैनों पर पड़ी। उसे देखते ही वो सतर्क हो गए। उनके उनके गने उठाने से पहले ही देवराज चौहान के हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर अपना काम कर चुका था। तीनों की खोपड़ियां उड़ गई। देवराज चौहान जैसे तैसे हीरे जवाहरात से भरी बोरी के साथ महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। वो आधी सफलता पा चुका था और बाकी की आधी भी पा लेना चाहता था। अरबों के हीरे जवाहरात को वो किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था। महल के मुख्य द्वार के करीब पहुंचकर बाहर झांका तो ठिठक गया। बुरा हाल था बाहर का। बारूदी धुआं, बारूद की स्मेल, उड़ती धूल, चमकती रोशनी में पड़ी लाशें, ग्रेनेड के कारण पैदा हुए गड्ढे। दूर महल का मेन गेट अपनी जगह से हटकर नीचे गिरा हुआ था। महल की मोटी मजबूत दीवार भी 2-3 जगह से टूटी नजर आई। इसमें कोई शक नहीं कि जगमोहन और राणा ने जमकर दिल खोलकर तबाही मचा रखी थी। अभी गोलियों और ग्रेनेडों के धमाके गूंज रहे थे। देवराज चौहान को कई गनमैन फायर करते नजर आए जो पोजीशन लिए हुए थे। स्पष्ट था कि सारे गनमैन बाहर वालों का मुकाबला करने में उत्सुक थे। देवराज चौहान के पास तो वक्त नहीं था कि जगमोहन या राणा का साथ दे पाता, और फिर उनका साथ देना उसके काम में शामिल भी नहीं था। उसका काम तो देवराज के साथ वहां से साफ खिसक जाना था। इसी कारण जगमोहन और राणा ने यह बारूदी तबाही मचाई थी। अगले ही क्षण दांत भींचकर देवराज चौहान ने बोरी को उठाकर पीठ पर लादा। एक हाथ से उसने पीठ पर लाद रखी बोरी को संभाला और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर ली। पुलिस वालों की वर्दियां भी यदाकदा उसकी निगाह में आ रही थी। वो सब व्यस्त थे बाहर से हुए हमलों का मुकाबला करने के लिए। देवराज चौहान जानता था कि असली खतरा अब है। सबकी गनों के मुंह खुले हुए थे और किसी की गन का रुख भी उसकी तरफ हो सकता था। जब वो अरबों के हीरे जवाहरात की बोरी कंधे पर लाद कर बारूदी धमाकों और गोलियों की बौछारों में से भागते हुए निकल जाना चाहता होगा, तब इस बात का पूरा चांस था कि अपनी कोशिश में वो सफल ना हो सके। कंधे पर अरबों की कंधे पर अरबों के हीरे जवाहरात की बोरी लादे, हाथों में रिवॉल्वर थामे वो तीर की भांति महल से निकलकर सामने की तरफ भागने वाला था कि तभी कानों को सिंघानिया महल को हिला देने वाला तबाही धमाका हुआ। ऐसा धमाका जो देर तक कानों में गूंजता रहा, मस्तिष्क से टकराता रहा। कई क्षणों तक देवराज चौहान को भी लगता रहा कि जैसे महल का फर्श कांप रहा हो, जबकि ऐसे किसी कंपन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। देवराज चौहान के सकते में रह जाने का कारण यह था कि यह कानों को फाड़ देने वाला धमाका डायनामाइट का था। यानी कि इस काम में जगमोहन और राणा डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी से जाहिर था कि वो दोनों कितना हौसला बुलंद करके यहाँ काम कर रहे थे। धमाका होते ही देवराज चौहान फौरन एक कदम पीछे हटकर ओट में हो गया।
क्योंकि पत्थरों के तीखे नुकीले बेहद खतरनाक छोटे बड़े टुकड़े महल के मुख्य द्वार के भीतर आ गिरे थे। अगर वे शरीर से टकराते तो घायल करके वे शरीर में प्रवेश कर गए होते। इसके साथ ही बाहर से अनगिनत चीखें उभरी, पीड़ा भरी चीखें। कई पलों तक वे चीखें गूंजती रही और उन चीखों से जाहिर था कि घायल होने वाले बहुत थे। देवराज चौहान ने बाहर की ओर देखा तो देखता ही रह गया। महल की चार दीवारी की बेहद मोटी मजबूत कभी न टूटने वाली दीवार का काफी बड़ा हिस्सा गायब था, जो कि यकीनन डायनामाइट का ही कमाल था। बाहर धूल ही धूल और बारूदी स्मेल में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। धूल के कारण कुछ धुंधलका सा नजर आ रहा था। धूल के कारण कुछ धुंधलका सा नजर आने लगा था इस तेज रोशनी में। तभी एक साथ कई फायर हुए और वहां रोशनी फैला रही सर्च लाइट टूटती चली गई। एकाएक वहां फैला प्रकाश ना के बराबर रह गया। बहुत कम रोशनी रह गई। मात्र 2 या 3 सर्च लाइटों का प्रकाश ही वहां फैला रह गया, जो कि पहले के मुकाबले बहुत कम था। देवराज चौहान के होंठ भिज गए, आंखों में तीव्र चमक उभरी। इससे बढ़िया मौका और समय नहीं मिल सकता था उसे यहां से निकलने का, क्योंकि हर कोई डायनामाइट के धमाके और घायल हो जाने की वजह से हड़बड़ाया हुआ था। देवराज चौहान कंधे पर अरबों के हीरे जवाहरात से भरी बोरी लादे महल के मुख्य द्वार से निकला और हिरन से भी तेज गति से ठीक सामने महल की टूटी चार दीवारी की उस दीवार की तरफ भागा जिससे कि कुछ पल पहले डायनामाइट से उड़ाया गया था। कंधे पर मौजूद जवाहरात की बेहद भारी बोरी उसकी दौड़ में बाधा डाल रही थी, परंतु देवराज चौहान जैसे उसके बोझ को भूल चुका था। अभी देवराज चौहान ने आधा रास्ता ही पार किया था कि पीछे से लंबी छलांग के दम पर हवा में उड़ता शरीर वेग के साथ उसके साथ आ टकराया। अचानक हुए इस हमले से खुद को संभाल पाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। देवराज चौहान जोरों से लड़खड़ाया। कंधे पर पड़ी अरबों के हीरे जवाहरातों की बोरी छूटकर नीचे जा गिरी। रिवॉल्वर भी जाने कहां खो गई। वो खुद भी गिरा, परंतु तुरंत ही उछलकर खड़ा हो गया। पलटा और चंद कदमों के फासले पर राजन सकोलिया को देखकर स्तब्ध रह गया। देवराज चौहान पर आ कूदने वाला सकोलिया ही था। दोनों की आंखें मिली। सकोलिया वहशी अंदाज में हंसा। देवराज चौहान के मस्तिष्क में खतरनाक खूनी आंधी चलने लगी। वो जानता था कि सकोलिया उसे हीरे जवाहरात के साथ यहां से जाने नहीं देगा जब तक वो जिंदा है। देवराज चौहान खतरनाक निर्णय के साथ सकोलिया की तरफ तेजी से बढ़ा। तभी सकोलिया गला फाड़कर चीखा, भून दो इसे। देवराज चौहान के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजी। सकोलिया के पीछे कुछ अंधेरे में तो कुछ रोशनी में गनमैन आगे बढ़ते दिखाई दिए। उन्होंने अब तक अपनी गनों का मुंह खोल दिया होता अगर बीच में सकोलिया मौजूद न होता। देवराज चौहान ठिठक गया। आंखों में दरिंदगी से परिपूर्ण ऐसे भाव आ गए जिन्हें बयान न किया जा सका। सकोलिया की वैसी हंसी पुनः पिघले शीशे की तरह उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान का मस्तिष्क झंझना उठा। वो खुद को इस समय बेहद बेबस महसूस कर रहा था। एक तरफ अरबों के हीरे जवाहरात थे और दूसरी तरफ उसकी जान, जो कि इसे स्पष्ट तौर पर जाती दिखाई दे रही थी। वो खुले में था और कई गनों के साय में था। पास में हथियार के नाम पर कुछ भी नहीं था और वोट लेने के लिए दीवार तो क्या तिनका भी नहीं था। तभी सकोलिया का क्रूरता से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा, अब तुम्हारा चेहरा तुम्हारी मौत के बाद ही देखूंगा। उसी समय सकोलिया के गनमैनों ने गनों का मुंह खोल दिया। देवराज चौहान ने खुद को फौरन नीचे गिराकर बचाया। उसके बाद उठकर डायनामाइट से उड़ी दीवार की तरफ चंद कदम दौड़ा और लंबी छलांग लगाकर लुढ़कता चला गया। गोलियों की बौछार पुनः आई, परंतु वो किस्मत का धनी निकला। कोई गोली भी उसे छू नहीं पाई। चार दीवारी अभी दूर थी और मौत का खतरा सिर पर। अगर ये बचकर निकला तो मैं तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। सकोलिया के मौत में लिपटे शब्द वहां गूंजे। आगे बढ़ो, वो निहत्था है, भून दो हरामजादे को। देवराज चौहान ने होंठ भींच लिए। उसने देखा सकोलिया ने हीरे जवाहरात की बोरी को अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि सब कुछ खत्म, सारी मेहनत पानी में। अरबों की दौलत हाथ में आकर भी गई और जान अभी भी अधर में लटकी थी। सकोलिया की आवाज सुनते ही वो सारे गनमैन, जो कि करीब 8 थे, तेजी से उसकी तरफ बढ़े जिस दिशा में देवराज चौहान था। परंतु वो चौथा कदम न उठा सके। चार दीवारी के बाहर की तरफ से कई गोलियां तीव्र आवाज के साथ आईं और उन गनमैनों के शरीरों से जा टकराई।
चीखों का वातावरण एक बार फिर गर्म हो उठा। जल्दी करो! जगमोहन का व्याकुल तेज स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। भिजे दांतों से देवराज चौहान ने सकोलिया पर निगाह मारी, जो कि काफी दूर था, और अरबों के हीरे जवाहरात से भरी बोरी को अकेला घसीटता हुआ महल के मुख्य द्वार की तरफ लेता जा रहा था। सब बेकार हो गया था। हाथ में कुछ भी नहीं आया। सुना नहीं तुमने? राणा का गुर्राता स्वर वातावरण में गूंजा। देवराज चौहान ने जमीन पर लेटे ही लेटे दाएं बाएं और सामने देखा। कोई भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रहा था। जाहिर था कि वे वार्ड ले चुके थे, जो बचे थे। खतरा तो था ही, परंतु इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। रबड़ के गुड्डे की भांति उछलकर देवराज चांद खड़ा हुआ और लहराता हुआ बाहर दौड़ पड़ा। उस पर फायर हुए। शायद देवराज चांद की किस्मत में आज की तारीख में दौलत आने का योग नहीं था, परंतु जान बचाने का योग जरूरी था। लहरा कर दौड़ने के कारण कोई भी गोली उसे छू नहीं पाई और वो बाहर निकलता चला गया। बाहर परिपूर्ण बाहर पूर्ण अंधेरा था। बारूद ने जैसे सिंघानिया महल को खंडर और शमशान बनाकर रख दिया था। बाहर दीवार की ओट में जगमोहन और राणा अपने हैवानी रूप के साथ मौजूद थे। रह रहकर वो फायर कर रहे थे। दोनों के हाथों में गनें थी। तभी जगमोहन चीखा, बाईं तरफ कुछ आगे आगे अंधेरे में कार खड़ी है, तुम चलो, हम आते हैं। देवराज चौहान ने बाईं तरफ निगाह मारी, परंतु उस तरफ बढ़ा नहीं। जगमोहन और राणा फायर करते अब पीछे हटने लगे थे। अभी वह चंद कदम ही पीछे हटे थे कि एकाएक देवराज चौहान गला फाड़ कर कह उठा, बचो! दोनों तूफानी गति से पलटे। उनके ठीक पीछे जाने कहां से निकलकर एक पुलिसमैन आ पहुंचा था और उन दोनों पर फायर करने के लिए हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को हरकत में ले आया था। उसे उड़ाने या उस पर फायर करने का समय नहीं था। देवराज चौहान बिना हथियार के या फिर भी क्या लिखा है यार, उसे उड़ाने या उस पर फायर करने का समय नहीं था। देवराज चौहान बिना हथियार के या फिर भी वह रफ्तार के साथ उस पुलिसमैन की तरफ दौड़ा। तब तक जगमोहन खुद को नीचे गिरा चुका था और राणा ने उसकी फायरिंग से बचने के लिए ऊपर की तरफ उछाल मारी। पुलिसमैन एक के बाद एक फायर करता चला गया। राणा उछलकर अपने ऊपरी जिस्म को तो बचा गया, परंतु टांगों को न बचा पाया। गोलियां उसकी टांगों में धंसती चली गई। राणा की दर्द भरी चीख वातावरण में गूंजी। तब तक पुलिसमैन की तरफ दौड़ता देवराज चौहान वहशी चीते की भांति पुलिसमैन पर छलांग लगा चुका था। पुलिसमैन को लिए वो नीचे गिरता चला गया। इससे पहले कि वह पुलिसमैन कुछ और समझ पाता, देवराज चौहान की हथेली उसकी गर्दन पर जा टिकी। पुलिसमैन तड़पा, मछली से भी बुरी तरह। दोनों हाथों से उसने देवराज चौहान के हाथ अपने गले से हटाना चाहा, परंतु लोहे का शिकंजा न हटा। जब हटा तो पुलिसमैन के हाथ पैर फैल चुके थे। आंखें उबलकर जैसे बाहर निकल आई थी। पुलिसमैन की मौत की तसल्ली होने के पश्चात दरिंदा बना देवराज चौहान उठा और लगभग दौड़ता हुआ राणा के पास पहुंचा। जगमोहन भी उसके पास पहुंच चुका था। गोलियां इसकी टांगों पर लगी हैं, जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। देवराज चौहान ने कुछ कहने की अपेक्षा नीचे पड़े राणा को उठाकर कंधे पर डाल लिया। कार की तरफ चलो। जगमोहन कार की तरफ दौड़ा। कुछ दूरी पर शायद कार खड़ी थी। बैठकर जगमोहन ने जल्दी से कार स्टार्ट की। देवराज चौहान राणा को लेकर पिछली सीट पर आया। जगमोहन ने तूफानी गति से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ा सा 3-4 लाइनें मिसप्रिंट है। तभी पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। नहीं पहुंच पाई। राणा ने दांत भींच रखे थे, परंतु पीड़ा के कारण रह रहकर होठों से करार निकली। तुम ठीक कह रहे हो? देवराज चौहान ने राणा से पूछा। राणा ने हौले से सिर हिलाया। कितनी गोलियां लगी हैं? ये तो डॉक्टर ही बताएगा, पीड़ा से भिंचे दांतों से राणा ने कहा। जगमोहन तेजी से कार दौड़ाए जा रहा था। राणा का सिर देवराज चौहान ने अपनी टांगों पर रखा हुआ था। राणा पीड़ा पर काफी हद तक कंट्रोल पा चुका था। देवराज चौहान ने चेहरे पर बांध रखा कपड़ा उतारकर खिड़की से बाहर फेंका। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो उसे राहत मिली। सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान कश लेते हुए खिड़की से बाहर जैसलमेर की रात की रोशनी देखने लगा। आंखों में क्रोध की चिंगारियां भड़क रही थी। कार में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। अगला दृश्य। उसी रात राणा को जैसलमेर के एक ऐसे नर्सिंग होम में इलाज के लिए देवराज चौहान ले गया
जो अधिकतर खाली रहता था, ज्यादा चलता नहीं था, और उसका डॉक्टर मलिक पैसों के हाथों सदा तंगी से परेशान रहता था। देवराज चौहान ने डॉक्टर का मुंह पैसे से बंद कर दिया ताकि वो पुलिस को घायल राणा के बारे में इन्फॉर्म न करे और राणा का इलाज करे। राणा की टांगों में 3 गोलियां धंसी थी, दो तो एक साथ करीब करीब ही घुटनों के ऊपर, और तीसरी गोली दूसरी टांग की पिंडली में। उसी नर्सिंग होम में राणा का तसल्ली बख्श इलाज होने लगा। अगला दृश्य। सिंघानिया महल में हुई घटना के पश्चात जैसलमेर की पुलिस बेहद सतर्क हो गई थी और जैसलमेर के जर्रे जर्रे को छान रही थी, उन्हें तलाश करने के लिए। इसलिए घायल राणा को जैसलमेर से लेकर निकलना ठीक नहीं था। कहीं भी वे फंस सकते थे। किसी को पता नहीं था कि राणा घायल है, क्योंकि राणा को गोलियां मारने वाले को देवराज चौहान ने समाप्त कर दिया था। अगर मालूम होता तो पुलिस ने जैसलमेर के सारे अस्पताल और नर्सिंग होम छान डालने थे, तब खतरा बढ़ जाता। महल के भीतर तहखाने में बीती घटनाओं के बारे में देवराज चौहान उन दोनों को सब कुछ बता चुका था। सुनकर वो भी क्या कहते। डकैती सफल होने के ठीक बाद अंतिम मौके पर जवाहर सिंघानिया के चीफ कमांडो राजन सकोलिया ने अरबों के हीरे जवाहरात छीनकर डकैती को असफल बना दिया था। देवराज चौहान की निगाहों में सकोलिया वास्तव में काबिल और बहादुर इंसान था। अगर ऐसा ना होता तो महल के तहखाने में उसका मुकाबला करने अकेला ना आता। राणा को नर्सिंग होम में पड़े 2 दिन हो गए थे। जगमोहन हर समय करीब रहकर उसका ध्यान रखता था। इन दोनों ने भी बाहर तबाही फैलाने का काम जिस ढंग से किया था वो काबिले तारीफ था। वहां पर पहरा दे रहे में से 2-4 ही बचे थे, जबकि सकोलिया के कमांडो 10-12 जीवित रह गए थे। ये जुदा बात थी कि वे अपना काम पूरा करने के लिए दोनों ने दिल खोलकर बारूद का इस्तेमाल किया था। देवराज चौहान राणा को नर्सिंग होम में भर्ती कराने और उस रात को नर्सिंग होम में बिताने के पश्चात जब निकला तो 2 दिन बाद वापस लौटा। ठीक है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर राणा को देखा। राणा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तुम 2 दिन कहाँ थे? जवाहर सिंघानिया और उसके अरबों के जेवरात पर निगाह रखे हुए था, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? जगमोहन ने पूछा। इसमें मतलब पूछने की बात कहां से आ गई? देवराज चौहान ने जगमोहन की आंखों में देखा। तुम्हारा मतलब कि तुम फिर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात पर डकैती? हाँ जगमोहन, मेरी डकैती अभी शुरू नहीं हुई है और तब तक खत्म भी नहीं होगी जब तक कि सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात मेरे कब्जे में नहीं आ जाते, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। एक बार अरबों की दौलत मेरे हाथ में आकर निकल गई तो कोई बात नहीं, दूसरी बार सफल हो जाएंगे। अगर दूसरी बार भी चूक हो गई तो तीसरी बार सफल हो जाएंगे। यानी कि जवाहर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात की डकैती एक ना एक दिन सफल होकर रहेगी। उन हीरे जवाहरातों को मैं हासिल करके रहूंगा, और जब तक उन्हें हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जगमोहन देवराज चौहान का चेहरा देखता रह गया। राणा की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर ही टिकी थी। एक बार ऐसा हो जाने पर वो लोग और भी ज्यादा सावधान हो गए होंगे। अब तो हम उन हीरे जवाहरातों की हवा भी नहीं पा सकेंगे। ये काम अब पहले से 10 गुना ज्यादा असंभव हो गया है। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। अगर वो लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं तो हम भी पहले से कहीं बेहतर योजना बनाकर अच्छे ढंग से डकैती डाल सकते हैं। उन हीरे जवाहरात पर तब तक मैं डकैती डालता रहूंगा जब तक कि सफल नहीं हो जाता। बहुत लंबा खेल खेलने को कह रहे हो देवराज चौहान? राणा मुस्कुराया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि खेल लंबा होता है या छोटा। वक्त से पहले मैं किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि बहुत जल्द मैं डकैती में सफल होकर रहूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जवाहर सिंघानिया ने महल में नीलामी के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। एक तो इसलिए कि महल का काफी बड़ा हिस्सा टूट फूट कर खंडर बन गया है। दूसरी बात यह सुनने में आई है कि महल में नीलामी करके वो अपनी अरबों की दौलत को सुरक्षित नहीं समझता। ओह। चंद दिनों के पश्चात सिंघानिया बंबई में हीरे जवाहरात की नीलामी करने जा रहा है। बंबई में?
जगमोहन और राणा चौंके। हाँ, कल ही जाने किसी वक्त अरबों के हीरे जवाहरात लेकर जवाहर सिंघानिया, राजन सिकोलिया और उनके सब लोग जैसलमेर से तगड़ी सिक्योरिटी में निकल चुके हैं। महल अब पहले की तरह बंद नौकरों के हवाले है। अब तक तो वो लोग मुंबई पहुंच भी गए होंगे। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। बरबसी राणा की निगाह अपनी घायल टांगों की तरफ उठ गई। तुम घायल हो राणा, यहां रहकर अपने ठीक होने का इंतजार करो। जब ठीक हो जाओ तो मुंबई पहुंच जाना और तब तक तुम्हारी देखरेख के लिए जगमोहन तुम्हारे पास रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। नहीं, जगमोहन को तुम साथ ले जाओ। वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर डॉक्टर हैं, नर्सें हैं। मेरी देखभाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, राणा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। राणा, अगर जगमोहन घायल होता तो इसी तरह मैं तुम्हें इसके पास रहने को कहता। देख रेख का मतलब पुलिस से है। हो सकता है पुलिस रूपी खतरा यहाँ अटके। ऐसे इत्तेफाक अक्सर हो जाते हैं जिस बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तब उस स्थिति में जगमोहन तुम्हें बचा तो सकेगा। देवराज चौहान ठीक कहता है, जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जब तुम खुद को चलने फिरने के काबिल समझो तो बंबई पहुंच जाना। और तुम बंबई जा रहे हो? जगमोहन ने पूछा। हाँ, मैं आज ही बंबई के लिए रवाना हो रहा हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर अंदाज में कहा। और वहां पर क्या करोगे? जबकि पूछने से पहले ही जगमोहन अपने प्रश्न का जवाब जानता था। डकैती। जवाहर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात पर डकैती। इस बात का मैं दावा करता हूं कि सिंघानिया कभी भी अपने अरबों के हीरे जवाहरात नीलाम नहीं कर पाएगा। आज या बाद में, जब भी, कभी भी डकैती में उन्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा। उन पर मेरा, यानी देवराज चौहान का नाम लिखा जा चुका है। होंठ भींचे देवराज चौहान सर्द स्वर में कह उठा। अगला दृश्य। देवराज चौहान जैसलमेर से वापस मुंबई पहुंचा और नगीना से मिला। नगीना को सारे हालात पता चले। अब इस बारे में नगीना क्या कहती? अगले दिन से ही देवराज चौहान सिंघानिया के हीरे जवाहरात के मामले में अपने काम में व्यस्त हो गया। उस दिन वो सुबह निकला और देर रात गए वापस लौटा। ठीक इसी तरह दूसरे दिन भी जब तैयार होकर जाने लगा तो थापर का फोन आया। हेलो देवराज चौहान। कहो थापर। देवराज चौहान के होंठों पर बरबसी मुस्कान उभरी। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अपने उसी बंगले पर आ जाओ, थापर की आवाज आई। जरूरी काम है? ऐसा ही समझो। जगमोहन ठीक है ना? हाँ, वो तो जैसलमेर में है, घायल राणा के पास नर्सिंग होम में। देवराज चौहान के होंठों पर बरबसी मुस्कान थिरक उठी। बहुत दूर तक निगाह रखते हो थापर। दोस्तों के लिए रखनी पड़ती है। नगीना भाभी का क्या हाल है? ठीक है, पास ही खड़ी है, देवराज चौहान ने कहा और नगीना पर निगाह डाली। तुम बंगले पर पहुंचो थापर, मैं भी पहुंच रहा हूं, कहकर देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने बंगले के पोर्च में कार रोकी तो वहां मौजूद थापर की कार के पास किसी व्यक्ति को खड़े पाया। दोनों की आंखें मिली, परंतु न तो देवराज चौहान ने उसे कुछ कहा और न ही उसने देवराज चौहान को। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही ड्राइंग रूम में थापर टहल रहा था। उसे देखकर ठिठका, फिर मुस्कुराया। देवराज चौहान भी आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा पड़ा। दोनों टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठे। बाहर तुम्हारा आदमी है? हाँ, शिवराम नाम है उसका। काबिल आदमी है। कभी उसने मेरी जान बचाई थी, थापर बोला। और मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलता, देवराज चौहान। कोई खास काम था? देवराज चौहान ने थापर के चेहरे को देखा। थापर के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। हाँ, थापर ने सिर हिलाया। जैसलमेर में जवाहर सिंघानिया के यहाँ जो हुआ उसकी पूरी पूरी खबर है मेरे पास। मुझे अफसोस है कि भरपूर चेष्टा के बाद भी तुम सफल नहीं हो सके। कोई बात नहीं, अब हो जाऊंगा। वो अरबों के हीरे जवाहरात नीलामी के लिए बंबई पहुंच चुके हैं। तो तुम्हें सब खबर है?
थापर ने गंभीरता से सिर हिलाया। जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। बाहर शिवराम खड़ा है, देखा है तुमने उसे? थापर ने गंभीर स्वर में कहा। वो बहुत ही खतरनाक और कुछ कर गुजरने वाला इंसान है, और इस समय उसकी ख्वाहिश मोटे पैसे इकट्ठे करने की है। कल शाम को शिवराम मेरे पास आया और उसने यूं ही मेरे से बात की कि सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात पर हाथ मारा जाए तो बुरा नहीं होगा। कहकर थापर ने देवराज चौहान को देखा। और तुम भी उन्हीं जवाहरात पर हाथ फेरने की फिराक में हो? जगमोहन भी जैसलमेर में राणा के पास है। सोचा शायद तुम्हें शिवराम जैसे विश्वासी और कुछ कर गुजरने वाले हिम्मती इंसान की जरूरत हो। एक से दो बेहतर। देवराज चौहान ने थापर की आंखों में झांका। तुमने शिवराम को मेरे बारे में और क्या बताया? कुछ भी नहीं। तुम्हारा नाम भी नहीं। यह भी नहीं कि तुम सिंघानिया के जेवरात पर हाथ फेरने की चेष्टा में असफल होकर लौटे हो। वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं उसे यहाँ क्यों लाया हूँ। यहीं कहकर बाहर खड़ा किया है कि उसे कि भीतर मुझे जो बात करनी है वो खास है, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं। मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिर शिवराम से बात की जाए। देवराज चौहान चुप रहा, खामोश रहा, सोचता रहा। कई पलों तक वो कुछ नहीं बोला। फिर कश लेकर निगाहें उठाते हुए देवराज चौहान ने थापर को देखा। शिवराम पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है? पूरी हद तक, मेरी गारंटी। डकैती का हिस्सा बनने के काबिल है वो? काबिलियत है उसमें? थापर ने मुस्कुराकर विश्वास भरे स्वर में सहमति से सिर हिलाया। बुलाओ उसे। थापर उठा और बाहर निकल गया। शिवराम के साथ वापस आने में थापर ने 5 मिनट लगा दिए। जाहिर था कि वो देवराज चांद के बारे में उसे बता रहा था, परंतु थापर ने शिवराम को यह नहीं बताया कि कुछ दिन पहले देवराज चांद इन्हीं हीरे जवाहरात को लेकर असफल डकैती कर चुका है। थापर के साथ जब शिवराम भीतर आया तो वो अजीब सी निगाहों से देवराज चांद को देख रहा था। करीब आकर शिवराम दबे स्वर में कह उठा, मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान से मिलूंगा। देवराज चौहान बेहद शांत निगाहों से शिवराम को देखता रहा। तभी थापर बोला, अब यहां पर मेरी जरूरत नहीं है। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। उसने सहमति में सिर हिलाया। थापर ने शिवराम और देवराज चौहान पर विदा भरी मुस्कान डाली और पलटकर बाहर निकलता चला गया। शिवराम कुर्सी पर बैठने लगा कि देवराज चौहान खड़ा हो गया। शिवराम ठिठक गया, कुर्सी पर नहीं बैठा। तुम सिंघानिया के करोड़ों के जेवरात पर हाथ फेरने की सोच रहे हो? देवराज चांद का स्वर शांत था। हाँ। शिवराम ने सिर हिलाया। जानते हो ये खतरनाक काम है। बखूबी जानता हूं। इसमें जान भी जा सकती है। अरबों की दौलत का मामला है तो जान का खतरा तो होगा ही। शिवराम ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद ने गहरी निगाहों से शिवराम को देखा। अब मुझे कैसे मालूम हो कि तुम इस काम में हाथ डालने के काबिल हो भी कि नहीं? दौलत की जरूरत सबको होती है शिवराम, परंतु दौलत को हासिल करने का दम भी है तुम में। हाँ है। बेहद ठोस स्वर था शिवराम का। मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें बता दो कैसे इम्तिहान दूं। जलती आग में से गुजर कर दिखाऊं या? देवराज चौहान ने सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में डाल दी। सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात बंबई में हैं, मालूम है तुम्हें? मालूम है। सिंघानिया इन हीरे जवाहरात को लेकर कब कहाँ क्या कर रहा है, नीलामी के बारे में पूरी जानकारी और सिक्योरिटी वगैरह के बारे में पूरी जानकारी लेकर आओ। कुछ भी बाकी ना रहे। बीच की भी हर बात मालूम होनी चाहिए, ताकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर एहसास हो सके। शिवराम के होंठों पर विश्वास भरी मुस्कान उभरी। मंजूर है। मैं इसी बंगले में मिलूंगा जिस दिन भी तुम यहां आओगे। देवराज चांद ने उसे देखा। मैं जल्दी ही आऊंगा। शिवराम ने देवराज चौहान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा और इजाजत लेकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। होंठों पर मुस्कुराहट उभरी।
शिवराम उसे विश्वास से भरा सख्त इंसान लगा था, जो कि उसके ख्याल से डकैती का पुर्जा बनने के काबिल हो सकता था। फिर कई दिनों तक शिवराम की वापसी नहीं हुई थी। अगला दृश्य। तुम? कॉल बेल बजने पर देवराज चांद ने दरवाजा खोला तो सामने शिवराम को देखकर उसके होंठों से निकला, हाँ। देवराज चांद दरवाजे से पीछे हटा तो शिवराम भीतर आ गया। देवराज चांद दरवाजा बंद करके पलटा और सिगरेट सुलगाने के पश्चात उसे देखा। शिवराम कुछ थका थका सा लग रहा था। जो उत्साह उसने पहली मुलाकात में दिखाया था, अब वो उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। शिवराम ने देवराज चांद को देखा। बहुत दिनों के बाद आए हो? देवराज चांद बोला। व्यस्त था। मैंने तो सोचा था कि तुम अब आओगे ही नहीं। देवराज चांद का स्वर सामान्य था। शायद ना भी आता, शिवराम ने कहकर गहरी सांस ली। क्या मतलब? शायद ना भी आता, अगर सारा हौसला खत्म हो गया होता, शिवराम ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद, मेरे ख्याल में हम नीलामी में मौजूद हीरे जवाहरात लूट नहीं सकेंगे। देवराज चांद के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। शिवराम ने देवराज चांद की आंखों में झांका। वहां से हीरे जवाहरात लूट पाना संभव नहीं है। सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम है। इतना जबरदस्त कि ये कहावत सिद्ध होती है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, ऐसा है? देवराज चांद ने शांति से सिर हिलाया। तो तुमने सब मालूम किया? किया। मुझे बताओ, सुरक्षा के वहां क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं? शिवराम ने दो पल सोचा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। नीलामी होटल की तीसरी मंजिल के पश्चिमी दिशा वाले हॉल में हो रही है। उस हॉल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। वो हॉल इन्हीं खास कामों के लिए बनाया गया है। उन दो रास्तों में से उन दो रास्तों से एक में से लोग भीतर प्रवेश करेंगे और वापसी दूसरे दरवाजे से होगी। जिस हॉल में नीलामी हो रही है वो करीब 500 गज के घेरे में है। पहले मैं वहां के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में बताता हूँ, बाकी बातें उसके बाद बताऊंगा। तुम उस हॉल में गए हो? हाँ, 2 बार गया हूँ। कैसे पहुंच गए वहां? मैंने 4 दिन बतौर वेटर होटल में नौकरी की और जॉब मौका मिला हॉल तक हो आया। ऐसा मौका मुझे 2 बार मिला। वेटर की वर्दी पहने होने के कारण मुझसे कोई खास रोक टोक नहीं हुई। वैसे भी हीरे जवाहरात तो वहां परसों पहुंचेंगे, इसलिए अभी तक तो वहां कोई खास सख्ती नहीं की। परंतु अब आज कल से वहां सख्ती आरंभ हो जाएगी, शिवराम ने बताया। हम्म। देवराज चांद ने गंभीरता से सिर हिलाया। सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में बोलो। सबसे पहले तो मैं पुलिस के इंतजाम के बारे में बताता हूँ। पुलिस की तरफ से अरबों के हीरे जवाहरात की सिक्योरिटी का इंतजाम, सुरक्षा की जिम्मेवारी इंस्पेक्टर वानखेड़े पर है। इंस्पेक्टर वानखेड़े? देवराज चांद के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। हाँ, तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से। वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ओह, आगे बोलो। इंस्पेक्टर वानखेड़े बहुत ही काइया आदमी है। वो आम पुलिस वालों की तरह नहीं है। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सुरक्षा का बहुत ही तगड़ा इंतजाम किया है। उसके 10 पुलिस वाले हथियारबंद होटल के मेन गेट से लेकर मेन द्वार तक मौजूद रहेंगे। उनकी निगाह हर तरफ रहेगी। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सुरक्षा के इंतजाम में जिन पुलिस वालों को चुना है, वो अचूक, निजानेबाज और बेहद खतरनाक हैं। उनकी निगाहों से गलत आदमी बचकर नहीं निकल सकता। वो कभी भी किसी को भी पकड़कर रोक सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। शक हो जाने पर उसे अपने घेरे में ले सकते हैं। उसके बाद होटल के भीतर 300 गज का रास्ता तय करके तीसरी मंजिल पर जाने का रास्ता एक छोटी सी अलग गैलरी से होकर जाता है। उस गैलरी तक जाने के लिए 2 दरवाजों को पार करना होता है। पहला दरवाजा तो आम है, उसके सामने से होकर हर कोई गुजर सकता है। वहां पर 4 पुलिस वाले हर समय खड़े रहेंगे, हथियार बंद, और वे सिर्फ उसे ही भीतर जाने देंगे जिसके पास जवाहर सिंघानिया का लिखित रूप से पास होगा। नहीं तो कोई भी हो, वो भीतर नहीं जा सकेगा, यहां तक कि खुद इंस्पेक्टर वानखेड़े भी नहीं। फिर तो तगड़ा इंतजाम है। देवराज चांद ने सिर हिलाया। हाँ,
इंतजाम के बारे में जानकर तो मेरे हौसले पस्त हैं। हौसले की बात बाद में करना, पहले जो बता रहे हो वो बताओ। उस पहले दरवाजे को पार करने के पश्चात 25 फीट लंबी गैलरी है जो दोनों तरफ से बंद है। उस गैलरी में एक दरवाजा है जो लिफ्ट में जाकर खुलता है। गैलरी में भी 4 हथियारबंद पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। वो भी पास देखेंगे। उसके बाद हाथों में मौजूद वॉकी टॉकी में ऊपर मौजूद सिक्योरिटी पुलिस वालों को अपने पास के व्यक्तियों की खबर देंगे कि फलाने फलाने नाम का व्यक्ति आ रहा है। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर उस इंसान को लिफ्ट में प्रवेश करने देंगे। लिफ्ट में 2 हथियारबंद पुलिस वाले हर समय रहेंगे। वे लिफ्ट में प्रवेश करने वालों को ऊपर तक पहुंचाएंगे। लिफ्ट तीसरी मंजिल के एक हिस्से में रुकेगी। लिफ्ट के बाहर 4 पुलिसमैन मौजूद होंगे, जिनमें से 2 तो वहीं खड़े रहेंगे। शेष 2 लिफ्ट में से आने वाले को उस हॉल के द्वार पर छोड़ जाएंगे, जो कि 20 गज दूर है। और उस द्वार पर भी 4 पुलिस वाले मौजूद होंगे, जो कि पास चेक करेंगे। उसे छोड़ने वाले पुलिस वाले उसे छोड़ने वाले पुलिस वाले वापस चले जाएंगे। देवराज चांद शिवराम की बात ध्यान से सुन रहा था। शिवराम ने पहलू बदला, फिर कहना शुरू किया। और उस हॉल के भीतर जहां हीरे जवाहरात की नीलामी हो रही होगी, वहां अरबों के मूल्य के हीरे जवाहरात मौजूद होंगे। वहीं भीतर प्रवेश करने वाले द्वार पर 2 पुलिसमैन मौजूद होंगे और 2 पुलिसमैन बाहर जाने वाले दूसरे दरवाजे पर होंगे, तथा 6 पुलिसमैन हॉल में मौजूद रहेंगे। चौबीसों घंटे उनकी ड्यूटी बदलती रहेगी। वो जाएंगे तो नए वाले आ जाएंगे। और उस हॉल के ठीक बीचों बीच एक बुलेट प्रूफ केबिन होगा, जो कि कल वहां पहुंचेगा। उस बुलेट प्रूफ केबिन को वहां फिक्स किया जाएगा और उसमें भी हर वक्त 3 पुलिसमैन मौजूद रहेंगे। उस केबिन में ऐसा इंतजाम किया है कि भीतर से फायरिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे छेद बने हैं। यह इंतजाम इसलिए किया है कि नीलामी बंद हो जाने के बाद कोई गड़बड़ की चेष्टा करे तो उसे आसानी से संभाला जा सके। कोई सेंध लगाए तो कामयाब न हो सके। देवराज चांद के होंठों पर कहर भरी मुस्कान नाच उठी। उस बुलेट प्रूफ केबिन का इंतजाम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है? नहीं, उसका इंतजाम जवाहर सिंघानिया की तरफ से किया गया है, परंतु इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया जा रहा है। शिवराम बोला। 10-12 दिन से वानखेड़े इन्हीं कामों में व्यस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि इंतजाम ठीक ठाक है। देवराज चांद बोला। अभी आगे भी तो सुनो। हाँ, जब नीलामी का समय समाप्त हो जाएगा, रात को उस हॉल को बंद करने के पश्चात अलार्म सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। उस अलार्म का कंट्रोल सिस्टम पुलिस वालों के रिमोट कंट्रोल में मौजूद होगा। भीतर वालों के पास भी रिमोट कंट्रोल होगा और बाहर वालों के पास भी। वो जहां भी गड़बड़ महसूस करेंगे और जरूरत महसूस करेंगे तो रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देंगे। उस अलार्म की आवाज इतनी जबरदस्त कानों को फाड़ देने वाली है कि उस पूरे होटल में जाग हो जाएगी। उसके बाद उसके बाद तुम इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि पुलिस को वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ठीक कहा तुमने। और अगर किसी भी तरह कोई भीतर प्रवेश करने में सफल हो भी जाए तो फर्श पर पांव रखते ही, दीवार को छूते या किसी वस्तु को भी टच करते ही अलार्म बज उठेगा। उस स्थिति के बावजूद कि नीलामी के उस हॉल में चौबीसों घंटे पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। नीलामी के हॉल में 2 खिड़कियां हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं, परंतु उनमें मजबूत ग्रिल लगी है, जिनमें नीलामी के समय समाप्त होते ही बिजली का तेज करंट दौड़ने लगेगा। साथ ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो अलार्म बज उठेगा। और वहां पर 6 स्वचालित कैमरे चौबीसों घंटे चलते रहेंगे, चाहे नीलामी बंद हो या चालू हो। वे कैमरे इस तरह फिट हैं कि हॉल में मौजूद हर आदमी की तस्वीर को हर 5 सेकंड में एक बार कैद करते रहेंगे। यानी कि जो भी उस हॉल में प्रवेश करेगा, कैमरा उसकी तस्वीर लेता रहेगा और 5 सेकंड में एक बार उसकी हरकत को अपने कैमरे में नोट करेंगे। बहुत खतरनाक इंतजाम बता रहे हो शिवराम। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरबों के जेवरात हैं। सिंघानिया किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई ऊंच नीच हो जाए।
हाल ही में नीलामी के कारण उसने हीरे जवाहरात का बीमा करवाया है, ताकि कोई गड़बड़ हो जाए तो बीमा कंपनी से वसूली की जा सके। उधर बीमा कंपनी सतर्क है, सुरक्षा के इंतजामों पर वो भी पूरी तरह नजर रख रही है कि कहीं कोई कमी न हो रह जाए, शिवराम ने कहा। तो पुलिस और बीमा कंपनी भी सुरक्षा के इंतजामों में साथ साथ है? हाँ, बीमा कंपनी का सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेटर बीबी दत्ता के हवाले ये मामला है। अगर इंस्पेक्टर वानखेड़े को तुम काइयां कहोगे तो बीबी दत्ता समझो वानखेड़े का भी बाप है। मैं उसे जानता हूं। ऐसा? 100% ऐसा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। इसका मतलब हीरे जवाहरात की लूट नाजुकता के मोड़ पर है। निचोड़ तुम निकाल सकते हो, मैं तो तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, शिवराम ने कहा। अभी और भी कुछ बताना है? हाँ, जवाहर सिंघानिया के कमांडोज के बारे में तो बताया ही नहीं अभी। वे भी बीच में इन्वॉल्व हैं? देवराज चौहान की आंखों में जहरीले भाव उभरे। पूरी तरह दखलंदाजी है उनकी। वो कमांडो दरिंदे हैं, किसी को शूट कर पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। सुरक्षा के इंतजामों में उनका क्या हिस्सा है? जवाहर सिंघानिया का चीफ कमांडो राजन सकोलिया है। बेहद खतरनाक है। 40 बरस का है। कभी एक साथ 6 खून किए थे इसने। परंतु हर कोई इससे डरता है। आतंक है इसका। किसी ने भी इसके खिलाफ गवाही नहीं दी और साफ बच निकला। उसके बाद सिंघानिया ने राजन सकोलिया को अपने कमांडो में ले लिया और धीरे धीरे राजन सकोलिया चीफ कमांडो बन गया सिंघानिया का। तुमने तो काफी जानकारी हासिल कर रखी है। देवराज चौहान की आंखों के सामने सकोलिया का चेहरा नाच उठा। हाँ, ऐसे कामों में हर बात जाननी जरूरी हो जाती है, शिवराम ने गंभीर स्वर में कहा। कहाँ से जानी ये सब बातें? इधर उधर से, कुछ वैसे ही, कुछ पैसे देकर। हम्म। जवाहर सिंघानिया ने जाति तौर पर राजन सकोलिया के हवाले सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, और सकोलिया तो अपनी तरफ से किसी भी तरह का कमी नहीं छोड़ेगा। वो तो पुलिस से भी तगड़े इंतजाम करेगा। कैसे इंतजाम? ये नहीं मालूम। मालूम नहीं कर सका। सकोलिया जाने क्या इंतजाम करता है। किसी तरह मालूम करो। सकोलिया तक मेरी पहुंच नहीं है, शिवराम ने स्पष्ट कहा। दोनों के बीच कई पलों तक खामोशी छाई रही। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर सोच भरे अंदाज में कश लेने शुरू कर दिए। शिवराम बेचैनी से पहलू बदलता रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है हीरे जवाहरात की लूट के बारे में? देवराज चौहान ने पूछा। शिवराम ने पुनः पहलू बदला। अब मैं क्या कहूं? मैंने सुरक्षा के इंतजामों को जानने के पश्चात तुम्हारा विचार पूछा है, शिवराम। मुझे तो, शिवराम हिचकिचाया, नहीं लगता कि हम ये काम कर सकेंगे। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि सफल होकर भी सफल नहीं हो सकते। जान अवश्य चली जाएगी। देवराज चौहान ने कश लिया। जानकारी हासिल करने में तुमने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी? नहीं, अपनी तरफ से तो मैंने पूरी जानकारी इकट्ठी की है, शिवराम ने कहा। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने राजन सिकोलिया को सुरक्षा के इंतजामों में दखल देने दिया? क्या मतलब? मतलब कि वानखेड़े कभी पसंद नहीं करेगा कि प्राइवेट तौर पर कोई और भी सुरक्षा के इंतजामात में दखल दे। उनके बीच की बात तो मैं नहीं जानता, परंतु राजन सिकोलिया अपनी तरफ से अपने कमांडोज के साथ सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, ये पक्की बात है, शिवराम ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान उठा और कश लेते हुए चहलकदमी करने लगा। कुछ रह तो नहीं गया बताने को? देवराज चौहान ने पूछा। मेरे ख्याल में तो सब कुछ बता दिया है। अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? किस बारे में? हीरे जवाहरात की लूट के बारे में। क्या कहूं? सब कुछ तो तुमने बताया है, अब आगे का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शिवराम ने पुनः व्याकुलता से पहलू बदला। चुप क्यों हो?
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। स्पष्ट कहो। ऐसी सुरक्षा के बीच कुछ कर पाना संभव नहीं लगता। मतलब कि तुमने हीरे जवाहरात की लूट का ख्याल छोड़ दिया है? शिवराम ने कंधे उचकाकर उसे देखा। तुम तुम तो इन मामलों में एक्सपर्ट हो देवराज चौहान। तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया कि कहां पर क्या है। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता है। ऐसे हालात में, ऐसे इंतजामों के बीच हीरे जवाहरात कैसे उड़ाए जा सकते हैं? देवराज चौहान ठिठका। शिवराम को देखने के पश्चात मुस्कुराया। मैं इसी बारे में सोच रहा हूं। क्या सोचा? अभी कुछ कह नहीं सकता। मुझे कुछ वक्त चाहिए। देवराज चौहान बोला। वक्त हमारे पास है ही कहाँ। है। मुझे जितना वक्त चाहिए उसके मुताबिक मेरे पास बहुत वक्त है। क्या मतलब? तुम रात को मेरे पास आना। रात को? शिवराम ने असमंजस भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ, शाम के बाद यहाँ आना। तब इस बारे में बात करेंगे। मतलब कि तुम रात तक इस मामले में सोच विचार करते रहोगे? अब जो भी बात करनी है रात को करना शिवराम। रात को ही आना। देवराज चौहान ने बात समाप्त करने वाले दो टूक लहजे में कहा। शिवराम उठ खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कहानी में बहुत कुछ अप्रत्याशित हुआ। ऐसा कैसे हो गया कि देवराज चौहान की कहानी में एक नहीं, दो नहीं, धड़ाधड़ लोगों की हत्याएं हो गई। ये किताब 135। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका पहला संस्करण कब आया होगा। दिक्कत यह है कि 97 की कहानी है ये। सबसे पहली बार ये 1997 में छपी थी। क्या उससे पहले देवराज चौहान हत्याएं करता रहा? हम्म। खैर, चलिए, जैसा है, जो भी है, अब है तो है। हमें तो देवराज चौहान के कामयाब होने से मतलब है। खैर, आप लोगों के कमेंट्स का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं दिया है, इसलिए मैं आज आप सबके उन कमेंट्स का उत्तर दे दूं जो जिनमें कोई विषय वस्तु है। सबसे पुराने कमेंट की तरफ जाएं। पहले तो हरिवंश वाजपेयी जी कह रहे हैं, वेद शाश्वत है, अर्थात सर्वकालिक सृष्टि के पर्व से इस विषय में दीर्घकालिक चर्चा हो सकती है, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म अनुपयुक्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, धन्यवाद। कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास का अंत तो बहुत ही बढ़िया रहा। अनिल मोहन जी कुछ ऐसा लिख जाते हैं कि दौलत ज्यादातर उसी को मिलती है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे होते। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह। धन्यवाद कृष्णा बहन। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, आपने 30,000 जुगल किशोर ने तो चक्कर ही चला दिया, लेकिन निशा उसकी बातों में नहीं फंसी। सुरमा नामक उपन्यास में जुगल किशोर ने देवराज चांद की दौलत पर हाथ फेर दिया था। कहानी सुनाने का धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी।
वीएम शर्मा कह रहे हैं उपन्यास पाठन शैली सराहनीय है, लाजवाब कहानी, दीपावली पर्व की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। आप सभी को भी दीपावली की शुभकामनाएं। त्र्यंबकम के लिए कृष्णा बहन का कमेंट है, अति सुंदर मनमोहक, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, बढ़िया उपन्यास लेकर आए हैं। कृष्णा बहन, मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये इसके आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, अब तक सुन लिए होंगे 7-8। आज मैंने नवा भाग भी अपलोड कर दिया है। सच में बहुत अच्छी कहानी है ये, लेकिन अपने अपने टेस्ट की बात है, हो सकता है कुछ लोगों को व्यर्थ लगे। विजय सैनी जी का कमेंट है, ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, अब तो जिज्ञासा पड़ गई यही उपन्यास सुनने की, जल्दी अपलोड कीजिए ताकि उत्सुकता बनी रहे, मजा आता रहे। उपन्यास का मुझे उम्मीद है कल सुबह में पहला मिल जाएगा। गुड नाइट। आपकी उम्मीदें तो पानी, उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा, है ना? क्रिकेट कुंवर कहते हैं, कमेंट पढ़ने के लिए शुक्रिया मित्र, आपका चैनल ही है जो ऐसा करता है, इसके लिए और कहानी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्रिकेट कुंवर जी। इससे अपेक्षा ये रहती है कि आप भी कुछ लिखें, ताकि तो आप और लिखिए तो मैं आपके और उत्तर दूंगा और कमेंट पढ़ेंगे। ऐसा सोहरा जी कह रहे हैं, विक्रम जी इस कहानी में अनिल मोहन जी हल्की फुल्की कॉमेडी करते हैं, उसका भाव था, शायद इस कारण लोगों को कम पसंद आई। अपना अपना टेस्ट होता है, हो सकता है। वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगी थी, और खास तौर पे किसी गरीब आदमी के पास पैसे जाए ना, तो मुझे वैसे ही ऐसा लगने लगता है कि चलो अपने पास ही आ गए, कभी हमारा भी नंबर लग जाएगा। ठीक है। कृष्णा बहन ने अच्छा नंबर 7 पर कमेंट किया है, अति सुंदर, बढ़िया, सुनने में काफी आनंद आ रहा है। सती विकम कैसे हो गई मैं समझ नहीं पाई, शायद मैं ठीक से सुन नहीं पाई। सती विक्रम इस तरह हो गई थी कृष्णा बहन की, उन्हें एक स्टिल बॉर्न बेबी हुआ था पहले, तो और वहां पर ऐसा समझा जाता है कि यदि ये उसमें से कुछ ऐसी अम, दशाएं हैं जो जिन्हें माना जाता है कि ये पूर्व जन्म के आपके पाप हैं, उसके कारण हुआ। आप दोबारा से सुन लीजिएगा। भूपेश वाघमारी जी कह रहे हैं, विक्रमजीत आप नावल लिखो, बहुत पसंद आएगी। हाँ भाई, जीवन में थोड़ा समय मिला तो जरूर लिखूंगा। विजय कुमार जी कह रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग नावल, वेरी एंथुजियास्टिक नरेशन, प्लीज ब्रिंग मोर ऑफ सुनील सुधीर। अरे भाई साहब, विजय जी, मैंने सच में ना यार सुनील की कहानी पढ़ने लगा था। होता क्या है कि मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जब बीच में जब भी कोई कहानी पढ़नी होती है तो मैं सुनील की कहानी पढ़ता हूँ, या सुरेंद्र मोहन पाठक। सुनील की मुझे ज्यादा पसंद है कि सुधीर की कहानियां आप अकेले में पढ़ सकते हैं, उसकी भाषा शैली जरा सभ्य नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि सुधीर की कहानी जो है वो पब्लिकली पढ़कर मैं सुना पाऊंगा, जिस तरह की उसके अंदर भाषा शैली लिखी रहती है। तो खैर, वो मैंने एक कहानी उठाई, तो मैं जैसे पढ़ता हूँ मैं उसे रिकॉर्ड करता गया, तो थोड़ी देर उसको रिकॉर्ड करता गया करता करता गया, वो तो आधे घंटे में खत्म हो गई कहानी। मैं बहुत हैरान हुआ। ये जो इनसाइड जॉब नाम से कहानी आज पोस्ट की है कल, और मुझे गुस्सा भी बहुत आया। तो मुझे लगा कि तहा करो। तब मैंने शुरू किया फिर इसे डकैती के भाव। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं एक बारी में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही रिकॉर्ड कर सकता था, तो 3-4 एपिसोड, मतलब 3-4 बार रिकॉर्ड किया। और खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। विजय जी का कमेंट है, क्या हुआ अभी तक उपन्यास का कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं किया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। क्या दिक्कत है? ये आपके बोलने का अंदाज ऐसा है, या ये थोड़ा सा टोन मुझे ठीक नहीं लगा। खैर,
नहीं, मैंने एक मैसेज कर दिया था, आपने शायद देखा नहीं होगा। ऐसे इस तरह के स्पष्ट सेंटेंस मुझे पसंद नहीं आते। खैर कोई नहीं, धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, पहले अपना काम बाद में सब कुछ। संतोष मुखर्जी कह रहे हैं, हाँ देखो मैंने कमेंट किया था कि भाई मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद संतोष जी। सुनील कुमार जी कह रहे हैं, विक्रम सर कहानी में एंडिंग का कुछ मजा नहीं आया। देवराज चौहान को मजा नहीं आया? थोड़ा सॉस लगा सॉस लगा लेते, थोड़ा नमक और डाल लेते। देवराज चौहान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिला। हाँ, वो तो अक्सर नहीं मिलता है। आज भी देखो, बिल्कुल एंड में दीवार पार करते तो मुझे लगता है देवराज चौहान को ना 2 बोरियां बनानी चाहिए थी। अरे कम से कम एक तो हाथ में आती, एक ही छूटती। खैर, उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, और जगमोहन इतनी आसानी से बेहोश नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण सारी दौलत चली गई। वो जो एक ना जाने, हाँ शायद अंग्रेजी का ही एक चुटकुला था। तो वो चुटकुले में ना, वो मैं उसका हिंदी रूपांतरण शब्दशः नहीं कर पाऊंगा। मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ इस बात के लिए। अ, हुआ क्या कि एक कोई शायर था, वो स्टेज पे चढ़कर शायरी कर रहा है, पोएट्री कर रहा है मतलब, यानी ये वो पुराने दिनों की बात है, क्लासिकल डेज की, तो कभी शेक्सपियर शुक्सपियर रहते होंगे जब, तब की। तो उसने ऐसा कहा कि अ, कहता मैं कटोरे में जो रीछ होता है वो फंसा दूंगा। ठीक है, मतलब उसने ऐसा कहा कि कटोरे में रीछ फंस गया, यानी उसने लिखा है, जो उसका वाक्य है, जो उसकी कविता है, वो पूरी तब होती है कि अगर वाक्य ऐसा लिखा जाए कि कटोरे में रीछ रीछ फंस गया। तो वो अपने सपोर्ट देने के लिए कहता है कि हालांकि कटोरे में रीछ फंस नहीं सकता, लेकिन मेरी शायरी ने फंसा दिया है। तो जगमोहन बेहोश नहीं हो सकता, लेकिन अनिल मोहन जी ने बेहोश करवा दिया उसे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। धन्यवाद कमेंट के लिए। SB4633, थैंक यू फॉर द नरेशन ऑफ माय फेवरेट बुक, ऑथर्स बुक। और आपका अंदाज ए बयां भी गजब है, डू कीप अप, थैंक यू जी। संजय गुर्जर कह रहे हैं, विक्रम भाई आप बहुत बढ़िया सुनाते हो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ देवराज चौहान के नॉवल का। आप बहुत बढ़िया सुनाते हो, वाईटी म्यूजिक पे सुनता हूँ तो कमेंट नहीं कर पाता। बाकी ऐसे ही कहानी बाकी ऐसे ही कहानी लेट लाते रहो, लेट रहो ने, चाहे छा जाओगे बहुत सारा प्यार। धन्यवाद भाई जी, छा जाओगे। छाए तो हुए हैं। अरे छाने के चक्कर में तो सब कुछ हो रहा है, अभी एक हफ्ता लगा के आया। रफीक जी का कमेंट है, प्लीज मुझे सुनील सीरीज के उस नॉवल का नाम बताएं जिसमें ब्लास्ट न्यूज़पेपर के मालिक का बेटा सुनील की इंसल्ट कर उसे नौकरी से निकाल देता है और बाद में सुनील से माफी मांगता है। लास्ट में सुनील को नौकरी से निकाल देता है। उस कहानी का नाम मुझे याद आ रहा है। एक मिनट यार, क्या नाम था उसका? उस कहानी की मुझे ना याद नहीं आ रही कि अ, उस कहानी का असल दारोमदार क्या था, यानी उसका। मैंने सुनी हुई है कहानी ये, आपने जो कहा है मेरे को याद आ रही है। वो उसका जो जो उसका मालिक है, उसका बेटा फिर उसे कहता है कि
मैंने उसे वैसे ही जरा बाहर निकाल दिया तो वो अपने बेटे को कहता कि चल जाके माफी मांग उससे। ठीक है, तो वो बेचारा बहुत ही मुश्किल से सुनील को माफिया मुफिया मांगता है। और फिर क्या कहानी का नाम था, मेरे जवान पे दिमाग में है, मुझे याद है। और ये मैंने कब कहाँ किससे सुनी है, किसी ने ही सुनाई है। किसने सुनाई है ये, शायद हाँ ये शायद वो शानू जी के चैनल पर है। हाँ वहीं सुनी है मैंने भी। कहानी कहाँ है, क्या नाम था उसका यार। बस 1 मिनट और लूंगा और उसके बाद अगर ना याद आया तो फिर कभी बताऊंगा। अगर 1 मिनट में याद नहीं आया तो, याद नहीं आया तो कमाल है, 122 कहानियों में से एक कहानी भी याद नहीं आ रही है। हम्म, नहीं याद आ रहा यार अभी, फिर कभी याद करके बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक और कमेंट आपका, कृपया सुरेंद्र मोहन पाठक जी की सुनील सीरीज के उस उपन्यास का नाम बताने कृपया, जो फिर से। अच्छा, ये पहले अंग्रेजी में लिखा फिर हिंदी में लिखा। अहिल मलिक कह रहे हैं विमल सीरीज भी अपलोड कर दें। विमल सीरीज, सारी सीरीज धीरे धीरे आ जाएगी। अभी मैंने ना एक्चुअली क्या हुआ, मैं आधा वो पढ़ा मैंने, ये जो क्या नाम है इसका, अर्जुन भारद्वाज, अनिल मोहन जी का। और मुझे लगता है कि वो ट्राई करने लायक है, क्योंकि कलम तो अनिल मोहन जी की है, उसमें किरदार ही शायद इधर से उधर होता है। मैं आप लोगों के टेस्ट के लिए एक लेकर आता हूँ इसको खत्म होने के बाद, ये डकैती और टक्कर के बाद। विक्रम भाई नमस्कार, अवतार बोरा जी कह रहे हैं, नहीं सॉरी उससे पहले सनातन भाई का कमेंट है, कोई बात नहीं हम समझ सकते हैं, वेट कर लेंगे थोड़ा। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसमें होता क्या है ना, देखो, जॉब के साथ रिस्क नहीं, मेरा ये ग्राउंड रूल है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है मेरे दिन का, जो, क्योंकि भाई अगला जो भी आदमी पैसे दे रहा है तो उसके पैसे लायक उसका काम करना है, दैट्स इट। उसके बाद जो मेरा अपना समय है उसके बीच में मैं क्या करता हूँ वो मेरी इच्छा है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट, पैसे जो पैसे दे रहा है उसके उसके पैसे का मोल वापस करना है। यानी अपने मन को ना लगे कि यार ऐसे हराम का पैसा खा रहे हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कई बारी। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। विक्रम भाई नमस्कार, अवतार बोरा जी कह रहे हैं कहानी का ट्रेलर तो बहुत जबरदस्त है, कहानी वार्ता के सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश कुमार जी, विक्रम भाई कहाँ चले गए, इतने दिनों से नॉवल अपलोड नहीं हुआ। ये इन्होंने एक दिन पहले किया है दिनेश जी ने, यानी स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मैंने आज से 6 दिन पहले कमेंट किया हुआ है, आपने वो नहीं देखा, लेकिन आपने वापस आकर ठेकेदार पे ठक से कमेंट मार दिया, कहाँ चले गए यार, आ क्यों नहीं रहे हो, है ना। नहीं, मेरा कमेंट भी देख लेना चाहिए था। खैर, आरती रॉय जी कह रही हैं कोई बात नहीं विक्रम जी, हम इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको हैप्पी दिवाली, आपको भी हैप्पी दिवाली आरती जी। आपके और देवराज चौहान के बिना दिन शुरू नहीं होता, क्या बात कर रहे हैं। आपके सारे पार्ट ऑफ स्टोरी सुनते हैं, मैं सुनती हूँ, अच्छा। आरती दिल्ली से, आपको बहुत सारे मैसेज किए पर आप कभी भी नहीं पढ़ते, क्या बात कर दी आपने, ऐसा कैसे हो सकता है।
मैं तो एक एक कमेंट पर उत्तर देता हूँ। ये वाला जरूर शामिल करिएगा। थैंक यू सो मच जी। आरती जी शुरू इसे शामिल कर दिया। अच्छा, आपने भी फिर वहां देखा, उस कमेंट के नीचे ही कमेंट किया आपने, धन्यवाद। ऐसा होता तो नहीं है कि मैं ना करूं, लेकिन अगर रह गया हो तो क्षमा चाहता हूं, आगे से ध्यान रखूंगा। रिंकू सैनी जी कह रहे हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। क्या बात है, ये कल ही किया आपने, हैं? थैंक यू। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी वार्ता में उपन्यास अंग्रेजी में कैसे पढ़ने लगे, कृपया करके जरूर बताएं। समझा नहीं मैं, अंग्रेजी में कैसे पढ़ने लगे? मतलब अंग्रेजी में कैसे पढ़ने लगे, या अंग्रेजी कैसे पढ़ने लगे? थोड़ा विस्तार से बताइए। रिंकू जी कह रहे हैं, जबरदस्त इंट्रो है, थैंक यू जी। इस्लामुद्दीन जी कह रहे हैं, अच्छा नॉवल लग रहा है, इंतजार रहेगा। जी हाँ, अब तक 2 पार्ट आपने सुन लिए होंगे। आचार्य मिश्रा जी कह रहे हैं, वेलकम बैक, थैंक यू। सरबजीत कह रहे हैं, बहुत इंतजार करो है विक्रम भाई, खैर मोस्ट वेलकम। खैर, चलिए, खैर आ तो गए हो तुम, चलो आओ अब लग जाओ काम पे, हाँ। नहीं, धन्यवाद। आरती रॉय जी का एक और कमेंट है, विक्रम जी वेलकम, विक्रम जी इंतजार बहुत लंबा कर रहे हैं आप, बट आपके अपने काम भी है, फिर भी आप हमारे लिए स्टोरी सुनाते हैं, धन्यवाद। मैं आरती, दिल्ली से। धन्यवाद आरती जी। मैं अच्छा लगा ये जानकर कि आप समझते हैं कि यू नो कई बार काम पड़ जाता है इंसान को, कई बार नहीं अक्सर ही काम पड़ जाता है। मतलब कई बार आपको कुछ ऐसी चीजें होती है जो टाली नहीं जा सकती है, तो इस चक्कर में अभी ये वाला हफ्ता चूंकि हॉलीडे सीजन है, मतलब दिवाली और फिर आगे जो आने वाले बाकी त्योहार है, उस चक्कर में हो सकता है उससे अगले हफ्ते में फिर एक आधा ऐसा गैप आ जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है। आरती रॉय जी का फिर कमेंट है, जय श्री राम विक्रम जी, जय श्री राम आरती जी, क्या हाल है आपका? नाइस वॉइस। मैं आरती, दिल्ली से। धन्यवाद आरती जी। विजय जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया उपन्यास, मजा आ गया। धन्यवाद विजय जी। अरे वाह, आज दिन में ही अपलोड, बहुत खूब। इस्लामुद्दीन जी कह रहे हैं, हाँ धन्यवाद। नहीं नहीं, ये हुआ क्या है इस्लामुद्दीन जी, मैं जब मैंने अभी बताया ना कि मैं वो अक्सर इस तरह की जब छुट्टी मारता हूँ, तो वो बीच में मैं छोटे छोटे हिस्सों में सुनील का रिकॉर्ड कर लेता हूँ फोन पर ही, और उसको लाकर बाद में अपलोड कर देता हूँ इकट्ठा करके। इस बार ही सुनील वाला ऐसा नॉवल मैंने उठाया जो कि अब मैं सारे तो एक फोन पे भर नहीं सकता था, तो जो उठाया वो ऐसा निकला कि उसके अंदर स्टोरी जो थी वो केवल मेरे ख्याल से 20 के 22 पन्नों में थी, 20 पन्ने भी नहीं थे। वो खत्म हो गई, जो कि मुझे ध्यान नहीं रहा, तो बहुत चिड़चिड़ापन रहा। उस चक्कर में मैंने कहा कि नहीं यार, चलो फिर टक्कर ही पढ़ते हैं, और टक्कर पढ़ने लगा तो टक्कर के आगे टक्कर मिल गई। पता चला कि वो भी उसमें लिखा हुआ है कि जी ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा ऐसा कब हुआ, हमने तो पढ़ा नहीं। तो फिर पता चला कि डकैती पढ़नी पड़ेगी, इसलिए इसे पढ़ना शुरू कर दिया। तब भी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पूरा नॉवल कर सकता। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो मैंने, क्योंकि वो अलग अलग हिस्से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 1.5 घंटे के एपिसोड बन गए हैं बिना किसी बातचीत के। खैर, अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा है। राहुल बाराक जी कह रहे हैं, हैप्पी दिवाली विक्रम भाई। हैप्पी दिवाली आपको भी भाई जी। आजकल ज्यादा रेस्ट कर रहे हो आप, तबीयत पानी तो ठीक है आपकी? इसका मतलब कमेंट नहीं सुनते हो, केवल अपना कमेंट करके चले जाते हो। चलिए, आपने ऐसा सोचा, ये भी सही है। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं, विक्रम भाई दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई जी। कृष्णा बहन कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बहुत ही दिलचस्प है, शुरुआत में ही अच्छा खासा बांध दिया है, आगे देखिए क्या होता है। बढ़िया दिलचस्प प्रस्तुति। जी हाँ, ये सच में जब तक वो देवराज चांद बाहर नहीं निकला था ना, मुझे तो लगने लग गया था ले भाई फंस गया इसमें, इसमें से तो निकलने का रास्ता नहीं है कोई भी।
अच्छा, मुझे ये नहीं था उम्मीद कि देवराज चौहान हत्या कर देगा। मैं वही देखकर अभी भी हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो गया। और क्या ये बाद में वो किया हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट जो बनी है, लेकिन वानखेड़े है इसमें, और वानखेड़े देवराज चौहान को जानता है, इसमें भी जानता है। तो क्या देवराज चौहान ने अपने पूरे के पूरे करियर पे धब्बा लगा दिया? एक आधा आदमी नहीं, कितने सारे आदमी मारे गए हैं इसमें। तो बात बनी सी नहीं है कुछ, चलो। पर खैर, यानी हाँ, वो जो बीच के ये जो पहला दूसरा, जब तक तीसरा नहीं ना आप सुनते आज वाला, तब तक तो वाकई मैं भी बंधा हुआ था। उत्सुकता मुझ में भी थी, लेकिन मेरी उत्सुकता त्र्यंबकम की तरफ जरा ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने पहले उसको पकड़ा। खैर, धन्यवाद। बी आर चोपड़ा जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली टू यू, बी ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू बी आर चोपड़ा जी। और हमने सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट भेजे। एक बार फिर से आप सबको हृदय से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।